रिकॉर्डिंग मैसेज मिला है सर, देखते एक बार। रवि, नील। यस सर। ओके सर। ठीक है, चलो। अच्छा, तो बेसिकली कंपनी लॉ का क्लास है, और कंपनी लॉ में हम लोग आज क्या पढ़ेंगे सर? ऐसे तो चल रहा था प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, बेसिकली प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज के अंदर हाँ रोशन बोल अभी। हाँ, गुड इवनिंग। नहीं नहीं, ये वाला क्लास अभी ऑफ है ना। तेरे को मैसेज किया थे, ये एक्चुअली शेड्यूल में मैं चेंज करना भूल गया, तेरे को वही शेड्यूल दे दिया था। ठीक है, इसको हाँ बोलो। हाँ हाँ, मैं भेज दूंगा। ठीक है, अभी मैं क्लास में हूँ, मैं कल तक भेजता हूँ, हाँ, या संडे तक भेजता हूँ। अच्छा, तो कंपनी लॉ में प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज के अंदर बेसिकली बातचीत हो रहा था। प्रोस्पेक्टस क्या है और अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज का प्रोसेस क्या होता है। इस चैप्टर का जो थीम है सर, थीम हर चीज का एक थीम होता है ना, कि क्यों पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ते हैं। इससे पहले इसके ऊपर मैंने 2-3 क्लास किया, 2 क्लास आई थिंक किया। तो उसमें इतना तो पता चला कि प्रोस्पेक्टस इशू करने के पीछे कंपनी का मेन जो पर्पस होता है वो होता है कि मार्केट से मनी रेज करना। ठीक है, मल्लू बोलते हैं ना। अच्छा, मल्लू। तो बेसिकली मार्केट से कंपनी को क्या चाहिए? पैसा चाहिए। ठीक है, अब इस पैसे के चक्कर में कंपनी ऐसे तो नहीं बोल सकता गुंडा की तरह, ए पैसा दे देना। ऐसा नहीं बोल सकता ना कि कान के नीचे कट्टा लगा के, ठीक है, हमको इतना चाहिए, कल तक मिल जाना चाहिए। ठीक है, या फिर वो पुराने एक मूवी था अक्षय कुमार का, अ, हेरा फेरी में। वो हेरा फेरी में फिरौती मांगता है ना। नहीं देखा हेरा फेरी? हाँ, उसमें वो क्या है, कबीरा स्पीकिंग। कबीरा स्पीकिंग नहीं था ना? तीन हेरा फेरी याद है? अच्छा, तो हेरा फेरी में तो था कबीरा स्पीकिंग, उसको किसी को उठा के लेके आ गया था। फिर वो फिरौती में पैसा मांग रहा था, पैसा जो भी हो। अब कंपनी ऐसा तो स्कीम यूज नहीं कर सकता, तो कंपनी को एक लीगल सिस्टम पे चलना होता है। तो कंपनी के पास जो इंस्ट्रूमेंट होता है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है प्रॉस्पेक्टस। ठीक है, कंपनी उसके अंदर अपने अपने बारे में बताता है कि भाई मैं कौन हूँ, मैं क्या करने आया हूँ। ठीक है, और बदले में मेरे को भर भर के क्या करो, पैसा दे दो। ये ओरिजिनल प्रोस्पेक्टस है, अभी जो रिसेंटली मार्केट में आ रहा है उसका प्रोस्पेक्टस है। इस कंपनी का नाम है इक्सिको, शायद आप लोग भाली भाली जानते होंगे इसके बारे में। जानते हो? टिकट काटते हो ना? ठीक है, लेट इसका एक्चुअली फुल फॉर्म है एलीट रेवेन्यूज टेक्नोलॉजी लिमिटेड। स्क्रीन शेयर कर दीजिए। ओह अच्छा अच्छा, सॉरी। दिखाई दे रहा है सर? यस सर। अच्छा, इसमें इक्सिको एक्चुअली मार्केट में आ रहा है सर, इसका शेयर का दाम भी बहुत रीजनेबल रखा है, 70 to 80 रुपीज एक एक शेयर का दाम रखा है। तो कॉम्पेरेटिवली देखा जाए तो काफी सस्ता है, कंपेरेटिवली सस्ता रखा है। ठीक है, कितना पैसा रेज करने के लिए आ रहा है सर? चलो आपको प्रोस्पेक्टस पढ़ाते पढ़ाते, इस शेयर मार्केट में मैंने एक्चुअली इतना दिन ये प्राइवेटली काम कर रहा था। ठीक है, अभी वो लिमिटेड होने वाला है। ठीक है, इसमें देखो प्रोस्पेक्टस के बारे में कहाँ लिखा है, ये साइड में लिखा होता है, सेक्शन 32 ऑफ दी कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर सेक्शन 32 आता है, उसके अंदर ये प्रोस्पेक्टस, इसको क्या नाम बोलते हैं सर? दिस इज नोन एज रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। पिछले 2 क्लासेस में मैं आपको ये सब टॉपिक बताया। और ये सेल प्रोस्पेक्टस, एवरेज प्रोस्पेक्टस, ठीक है, यही तो। हाँ क्या? डीन प्रोस्पेक्टस, इस तरह का चार प्रोस्पेक्टस के बारे में हम लोग जाने।
इसमें सबसे पॉपुलर ये है, सेल प्रोस्पेक्टस भी बहुत पॉपुलर है, ठीक है। और डीम प्रोस्पेक्टस माने कभी कभी कंपनी ना प्रोस्पेक्टस के नाम माने पैसा रेस करने के नाम पे नोटिस इशू करता है, सर्कुलर इशू करता है। तो उसको भी गवर्नमेंट बोलता है कि अगर उसके थ्रू से पैसा रेस करना ही अगर पर्पस है तो उसे भी हम लोग प्रोस्पेक्टस मान लेंगे। भले ही तुम उसको प्रोस्पेक्टस मानो ना मानो, हम मानेंगे। तो उसको नाम दे दिया डीम्ड। डीम्ड का मतलब क्या होता है? मान लेना, ठीक है। लो मान लिया हमने, है प्यार नहीं किसी से, ठीक है। गाना है ना सर, कितना पॉपुलर गाना है। तो मारने क्या अलग ही सुर है, एकदम खुश हो गया देख। अच्छा, ठीक है। अरे देखो इसमें देखो, सुरेश कुमार भूटानी कौन है ये? जिसने जिसने इसको इशू किया, कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर। ये सब काम नॉर्मली सीएस वाले बंदे लोग करते हैं। इसका पूरा ड्राफ्टिंग लीगल जो लिखा है ना सर, ये लीगल सारा चीज कंपनी सेक्रेटरी करते हैं। और इसके पीछे का जो फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग वाला हिस्सा है, वो सब चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट करते हैं, ठीक है। सो तो इसमें इस प्रोस्पेक्टस में लिखा क्या है, इसका एक समरी पॉइंट इस है। ये देखो 18 जून को लिस्टिंग होने वाला है। आईपीओ डेट है सर 10 से 12 जून, मैंने अभी भी टाइम है, अभी तो 7 तारीख है। अप्लाई का डेट है 10 तारीख को, जिसको भी लेना है कर सकता है। 88 से 93 दाम दिया है, मिनिमम 161 शेयर आपको अप्लाई करना चाहिए। सर क्या बोलते हो, ले लेते हैं? हाँ ले लो सर। 750 करोड़ अप्रोक्स इसको चाहिए। कितना चाहिए मार्केट से? 740 करोड़, ठीक है। अगर किसी को चाहिए अप्लाई कर दो, मजाक नहीं कर रहे हैं। 100 के ऊपर जाएगा शेयर, 100 के ऊपर 100% जाएगा। सर बिना देख के बता दिए। हाँ, अप्लाई नाउ अभी नहीं कर सकते ना, 10 तारीख, 10 तारीख से चालू होगा ना। हाँ वही 10 तारीख, कभी भी अप्लाई कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ, अर्ली अप्लाई करने से ऐसा नहीं है कि, एक चीज बताते हैं प्रैक्टिकल लाइफ का, कि नॉर्मली 10 से 12 तारीख का टाइम दिया है ना, तो जो लोग 12 तारीख लास्ट को करेगा, क्या उसको नहीं मिलेगा? देखो, नहीं, डिपेंड करता है एक्चुअली ओवर सब्सक्रिप्शन मैटर। अगर ये शेयर में बहुत ज्यादा लोग अप्लाई करें, ठीक है, तो फिर इन दैट केस इसका ना लॉटरी होता है, किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा कि लास्ट में अप्लाई करने से मिलने का चांसेस कम हो जाता है। लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है, जानते हो। डेट दिया है, डेट के अंदर जो भी अप्लाई करेगा उसको दिया जाएगा, ठीक है। अगर जितना लिमिट है कंपनी का, जैसे आप लोग बचपन में कंपनी अकाउंट्स नहीं करते थे, ओवर सब्सक्राइब हो जाने से प्रोराटा अलॉटमेंट का, ठीक है, प्रोराटा अलॉटमेंट ये लोग भी करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग मार्केट की भाषा में बोलते हैं ग्रीन शू ऑप्शंस, कि अगर एक्स्ट्रा मिल जाए तो एक ग्रीन शू ऑप्शंस के थ्रू से एक्स्ट्रा कुछ लोगों को और भी कंपनी शेयर इशू कर देता है, और कंपनी के अपने इशूड कैपिटल में उस अमाउंट को जोड़ दिया जाता है, जो कि नॉर्मली कंपनी के सिस्टम में पहले नहीं था, ठीक है। उसको लीगली थोड़ा चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो मानो 740 करोड़ चाहिए, अब थोड़ा ज्यादा ही सब्सक्रिप्शन हो गया, मानो 800 करोड़ आ गया। तो अब 800 करोड़ अगर आ गया तो शेयर भी तो ज्यादा लोगों को अप्लाई अलॉट करना है ना, तो उसके लिए एक अलग से मैंने लॉ में चेंज करके उसको कर दिया जा सकता है। ग्रीन शू ऑप्शन एक सर्टेन लेवल तक से भी अलाउ करता है, जो भी हो। अब इसके बारे में इसका फ्रेश इशू है 1.29 करोड़, शेयर एग्रीगेटिंग 120 करोड़, और ऑफर फॉर सेल है 6.67 करोड़ शेयर्स, जिसका वैल्यूएशन से 620 करोड़। माने कहना क्या चाहता है सर, ये कहना ये चाहता है कि जो पुराना शेयर होल्डर है, ठीक है, जैसे कि सैफ पार्टनर्स इंडिया आईवी लिमिटेड, पीक एक्सबी पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट, आलोक वाजपेयी, रजनीश कुमार, माइक्रोमैक्स इंफॉर्मेटिक्स लिमिटेड, वो जो जिसका मोबाइल यूज करते थे, प्लेसिड होल्डिंग्स, कैटलिस्ट ट्रस्टीशिप लिमिटेड, मेडिसिन इंडिया कैपिटल एटसेट्रा, ये सब कंपनी पहले से इसका शेयर होल्ड करता था। तो ये जो कंपनी को 620 करोड़ चाहिए, ये 620 करोड़ जो पुराना शेयर होल्डर है, अगर हम लोग या जो भी अभी न्यूली अप्लाई करेगा, उसमें से मैंने कंपनी को चाहिए कितना, 740 करोड़। 740 करोड़ मिलने से 620 करोड़ इन लोगों को दे दिया जाएगा। कुछ समझा कि नहीं समझा? 740 करोड़ में से 620 करोड़ इन लोगों को दे दिया जाएगा, बाकी 120 करोड़ कंपनी अपने बिजनेस पे लगाएगा। समझे? तो क्या लगता है सर, बहुत हाई फाई कुछ होगा? बोला ना, बहुत हाई फाई कुछ नहीं होगा।
जोर से जोर 100 पास करेगा। मैंने एक्चुअली बिजनेस पे ग्रोथ के लिए तो हार्डली 120 करोड़ ही कर रहा है ना, लेकिन क्या है अभी मार्केट में ग्रोथ है, जानते हो ना। अभी मोमेंटम है, जैसे आज तो मोमेंटम हाई था बिकॉज आज आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी था, रेपो रेट अनचेंज रखा है, ठीक है, 6.5% रखा है रेपो रेट को, जो लास्ट 3 साल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चेंज नहीं किया। और पेटीएम का शेयर तो एकदम स्काई रॉकेटिंग हो गया, मैंने छूने नहीं दिया, इतना भयंकर स्काई रॉकेट हुआ, तो रेपो रेट में अनचेंज रख दिया। तो अभी मार्केट में अगर 10-12 तारीख में, क्योंकि 9 तारीख को मोदी जी का कसम खाने का दिन है, शपथ ग्रहण बाबा, ओथ टेकिंग सेरेमनी। आज था इंडिया का पार्लियामेंट्री, मैंने अपना एनडीए का अपना खुद का पार्लियामेंट्री मीटिंग, सरकार तो अभी बना नहीं है, बन जाएगा 9 तारीख शपथ हो जाएगा, मैंने सरकार ऑफिशियली चालू हो जाएगा। तो अभी मोमेंटम रहेगा मार्केट में, ऐसा मेरे को लग रहा है, तो क्योंकि ये मोमेंटम में आ रहा है तो गेन मिल जाएगा, समझ रहे हो? ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। अब देखो, अब किस्मत है कि कितना लोग, क्योंकि दाम को मॉडरेट रखा है ना, यही चांसेस है कि ज्यादा लोग अप्लाई करेगा तो थोड़ा सा मैंने गेन हो सकता है। अगर दाम यहाँ 200-250 रखता तो मैं बोलता मत लो, बट ये दाम 70-80 के बीच में रखा है ना, तो अगर कोई चाहे तो एक लॉट ले ही सकता है। हाँ, हाँ, मिनिमम 161 शेयर लेना, ठीक है। अरे, तेरा दीदी तो आजकल ऑप्शन मार्केट में इतना कमा रहे हैं, क्या बोलूं, ठीक है। पहले एक बार लॉस खाया, आजकल बैठे बैठे 4,000 6,000 यहीं पर कमाते हैं और फिर जा पैसे रहा रहे, एक्सपर्ट हो गया आजकल, मेरा भी सलाह नहीं मांगता। हाँ, बात हो रहा था, अच्छा खासा कमा रहा है इसमें। नहीं, मैंने एक्सपीरियंस, आदत हो गया, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। उस दिन आते ही सर 3,800 कर लिया, बैठे बैठे 2,500 करके, सर हो गया, क्या करे, हमें तुमको जो ठीक लगे। अच्छा, तो सुनो सर, सुनो, बात मार्केट का भी नहीं है, बात गेन का भी नहीं है, बेसिकली ये सभी चीजें बड़ा प्रैक्टिकल चीजें हैं। अब इसके पीछे का जो लॉ का मैटर है वो हम लोग यहाँ पर ये वाला चैप्टर में पढ़ते हैं, ठीक है। ये चैप्टर के बारे अंदर हम लोग इसका पीछे का जितना लीगल मैटर्स है, ठीक है। जैसे कंपनी सेक्रेटरी जब इसको हैंडल करते हैं, अब कंपनी में अगर कंपनी सेक्रेटरी तो अकेला तो नहीं रहता, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी रहते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट भी रहते हैं, सभी का काम रहता है कि ये सभी मैटर के बारे में कंपनी के ओनर को सजेस्ट करें। लीगल मैटर में ऑब्वियसली सीएस का साइन का जरूरत हो जाएगा, लेकिन तो क्या सीएस से सजेशन नहीं मांगेगा, ठीक है। सीए तो सर मल्टी टैलेंटेड होते हैं, कई कई कंपनी क्या करता है ना, सीएस को बस ऑथराइज के टाइम पे रखता है, बाकी टाइम पे तो सीए को ही बोलेगा भाई आप ही सब देख लेना, सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, अकाउंट्स भी देख लेना, कॉस्टिंग भी देख लेना, फाइनेंस भी देख लेना, और साथ में लीगल मैटर्स भी देख लेना। हाँ, हर जगह में ऑथोरिटी नहीं आएगा, क्योंकि लीगल मैटर में ऑथोरिटी सीएस को ही दिया गया है, ठीक है। सो इसमें हम लोग पिछले क्लासेस में क्या क्या पढ़े थे और क्या क्या पढ़ना थोड़ा बहुत बाकी है। मुझे जितना याद आ रहा है कि मैं मोटा मोटी प्राइवेट प्लेसमेंट छोड़ के और उधर 2-4 पॉइंट्स छोड़ के बहुत कुछ बता दिया था, जैसे प्रोस्पेक्टस इशू करने के बारे में। यहाँ पर ये सेक्शन कौन सा है, ये सेक्शन 23 से लेके सेक्शन 42 है कंपनीज एक्ट में, जिसके अंदर ये सारा चीज आता है। जैसे इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, सेक्शन 23, 26, 29, 31, 32 तो अभी प्रोस्पेक्टस का नाम ही दिखा दिया, 25, 28, 27 एंड 40 ये हो जाता है इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड रिलेटेड मैटर्स। शेयर अलॉटमेंट के बारे में, माने ये जो किसको शेयर दिया जाएगा, किसको शेयर नहीं दिया जाएगा, इसका जो पूरा प्रोसेस है, इसके बारे में बोलता है सेक्शन 39, ठीक है। सेक्शन 39, इसके बारे में भी मैंने क्लास में, पिछले 2 क्लास में डिस्कशन किया। फिर आ जाता है पेनल्टी, पेनल्टी कब आ जाता है, 34, 35, 36, 37 में। पेनल्टी क्यों लगता है, जिस तरह से आपको हर एक काम करना चाहिए, अगर आप अपना काम को प्रॉपरली नहीं करते हो तो पेनल्टी लगता है। पेनल्टी का सिंपल बात है, जैसे लॉ में बोला है, अगर तुम लॉ को नहीं मानोगे तो पेनल्टी तो लगेगा। इधर हो गया कंप्यूटर हैंग। सर जो लोग ऑनलाइन में हो उनको दिखा, स्क्रीन दिख रहा है कि स्क्रीन थम गया, हेलो, दिख रहा है सर। दिख रहा है, लेकिन मेरा स्क्रीन हिल नहीं रहा है, एक सेकंड सर रुको, देखते हैं, सारा दिन बहुत लोड पड़ता है बेचारे को, क्या हो गया।
ठीक हो गया, चलो। अच्छा, अब यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट में बात हुआ था कि अगर आप एक पब्लिक कंपनी चलाते हो और अगर आप एक प्राइवेट कंपनी चलाते हो। इसके बारे में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो था कि अगर आप पब्लिक कंपनी हो तो आप किस किस तरह से पैसा उठा सकते हो। देखो सर, अगर आप पब्लिक कंपनी हो तो आपके सामने अभी जो मैं आपको एग्जांपल या ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट दिखा रहा था इसको बोलते हैं आईपीओ। ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसका और एक बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट है एफपीओ। रिसेंटली अगर एग्जांपल दिया जाए, आप लोग गूगल करके निकाल सकते हो एफपीओ डॉक्यूमेंट्स ऑफ फ्रॉम एनी ब्रोकर साइट्स, या सेबी के साइट में भी मिल जाएगा। दैट इज वोडाफोन आइडिया का एफपीओ। ठीक है, ये सब जरूरी बातें हैं। बोलता हूँ मतलब ऐसे नहीं कि बस ऐसे ही बकने के लिए बोल रहा हूँ। आप लोगों को बेसिकली घर पे डाउनलोड करके देखना चाहिए, तब ना बनोगे प्रोफेशनल। हाँ, बस पढ़ा नहीं, देखा भी है। समझ रहे सर? सर आपको बोलने का काम है, बोल दो। अच्छा, और ये क्या है सर? ऑफर फॉर सेल। अभी जो अभी तो आपको दिखा रहा था ऑफर फॉर सेल, वो एफएस बोलते हैं। ये जो प्रॉस्पेक्टस के अंदर दो डेटा था, 120 करोड़ का पब्लिक ऑफर था और बाकी पैसा ऑफर फॉर सेल था। 740 करोड़ का जो था उसमें से 120 करोड़ क्या था? आईपीओ का एक्चुअली ऑफर, और बाकी पैसा क्या था? ऑफर फॉर सेल। जो पुराना शेयर होल्डर है वो बोलता है कि भाई हमको अभी दे दो पैसा, बहुत दिन से तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास मेरा पैसा बहुत दिन से पड़ा हुआ है, तुमने बहुत लोगों का टिकट कटवाया मेरे से। ये जो टेक्नोलॉजी इक्सिगो ने बनाया, इक्सिगो बहुत पॉपुलर हुआ है ऐसे। ठीक है, टिकट काटने के सॉफ्टवेयर के हिसाब से आईआरसीटीसी का पार्टनर है। इसका होटल चेन भी है, इसके थ्रू से होटल बुकिंग, बस बुकिंग, ये सब जो रेड बस वगैरह बुकिंग। फिर इसका भी एक खुद का होटल का ऑनलाइन चेन है। जैसे हम लोग जैसे करते हैं ना, जैसे ओयो रूम का एक चलता है पॉपुलर, वैसा इसका भी एक पॉपुलर चलता है। ठीक है, वही जैसे इतना पॉपुलर नहीं हो पाया बट फिर भी कम नहीं है। मैंने जैसे कि जब कोई मैंने एक प्लेटफॉर्म में अगर तुमको ट्रेन का टिकट चाहिए, एक ही प्लेटफॉर्म से तुमको होटल कर लेना है, एक ही प्लेटफॉर्म से बस भी बुक कर लेना है। नॉर्मली जब कोई बाहर जाते हैं ना घूमने वगैरह के चक्कर में या बिजनेस पर्पस में, और आजकल तो ब्लॉगर लोगों का एक अलग ही चल रहा है ना, ब्लॉगिंग ही उसका ऑफिशियल काम हो गया है ना। इधर जा रहा है उधर जा रहा है, बेसिकली घूमने कम ही जाते हैं, ब्लॉगिंग ही उसका मेन पर्पस है। अच्छा काम है लेकिन मेरे को तो बड़ा जलन होता है। ठीक है, मैं जेलस फील करता हूँ, क्या बैठे बैठे सारा दिन बक बक करता हूँ। इससे अच्छा है। हाँ, केस हो जाएगा मेरे पे। এটা কি? এটা কাজ কিরকম ভাবে দেখবো? মানে এগুলো সব পরপর পরপর আছে। ঠিক আছে, স্টেপ বাই স্টেপ। जो भी हो, ब्लॉगर ब्लॉग देख रहा था। एक्चुअली दो लोग से क्या करता है? जो लोग घूमने जाते हैं अच्छे लोग देख रहे थे, तो मेरा वो पार्टनर भैया देख तो वो देख रहे थे मेघालय का। मेघालय ट्रिप का ब्लॉग। मेघालय ट्रिप में ट्रिप तो गए थे, उसके बाद मार्च में रेंज देखे। अच्छा, हमको बोलते हैं भोपाल से निकलते हैं मेघालय घूमने में अच्छा है। घूमने में भी अच्छा लगेगा, कम से कम 6,000 बोलने के चल रहे हैं। नॉर्मली जो लोग ब्लॉगिंग करता है, एक तरह का ब्लॉगिंग में देखा, उसका भी एक अलग लेवल का कॉन्सेप्ट है। ऐसे ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, क्लास पे बहुत सारा चीज है। अ, जैसे जो लोग फॉरेन जाते हैं ना, से फॉर एग्जाम्पल तुम यहाँ से अफ्रीका जाओगे, ठीक है, और अफ्रीका का कोई बंदा इधर आएगा, ठीक है, उसका तो और भी एडवेंचरस होस्ट मिलता है। होस्ट होस्ट माने तुम यहाँ से अफ्रीका जाओगे तो अफ्रीका में कोई होना चाहिए जो तुम्हें होस्टिंग करेगा। ठीक है, मैंने एक्चुअली तुम जो जाओगे तुम्हारे पास तो इतना पैसा नहीं है। नॉर्मल बड़ा बड़ा आदमी लोगों का बात अलग है, वो लोग थोड़ी ब्लॉक करता है। लेकिन ऐसे जैसे मानो एक मिडिल क्लास बंदा, वो अफ्रीका जाएगा या ऑस्ट्रेलिया जाएगा या इंग्लैंड जाएगा, इतना पैसा कहाँ है? जाने का 5 लाख, आने का 5 लाख। हाँ, बंदे का जिंदगी भर का पूंजी नहीं है ना? तो वो लोग क्या करता है, होस्ट ढूंढ लेता है कि तुम हम जा रहे हैं, तुम होस्टिंग करना, खाना पीना सब फ्री।
ठीक है। इवन लोकल एरिया में जो प्रॉब्लम होगा उसका भी हेल्प कर देगा। बस तुम किसी तरह से पहुंच जाओ फ्लाइट, फ्लाइट का आना जाना तुम्हारा ही होगा, लेकिन वहां पर जो तुम रहोगे घूमोगे, जहां पर वीजा पासपोर्ट जो भी जरूरत होगा, कहाँ जाना है क्या करना है, इमिग्रेशन में क्या करना है, वो लोग सब, वो लोकल होस्ट तुमको हेल्प करेगा। वो लोग भी ब्लॉगर है, वो लोग भी ऐसे तुम्हारे देश में आएगा। ठीक है। फिर वो भी तुमको, अब तो उस टाइम पे तुम्हें उनको होस्ट करना पड़ेगा। ठीक है। ये बड़ा एडवेंचरस लगा मुझे। ठीक है। मैंने एक अननोन कंट्री का ब्लॉगर के साथ मीट करके उनको होस्ट करना, तुम उनको होस्ट करोगे, ये बहुत ही अलग ही टाइप था। ठीक है। देखो लोकल में तो देखो इंडिया के अंदर इज नॉट अ बिग थिंग। ठीक है। कहीं पर भी चल जाओ यार, सब अपने ही जैसे ही है, काला काला गोरा गोरा जैसा है। ठीक है। अब सबको ऐसे लगता है भाई ही है अपना। इंडिया में घूमते घूमते, जैसे देखो ना, तुम उड़ीसा से, तुमको कोलकाता में आके कुछ अलग लग रहा है, लग रहा है अलग, क्या अलग है? हाँ? सब एक ही जैसे है ना, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब अलग अलग चेहरा, अलग अलग कल्चर, फूड कल्चर अलग, रहने का रहन सहन अलग, तो उसमें कॉन्सेप्ट में बहुत एडवेंचरस है भाई। ठीक है। वो मेरे को बहुत ही अलग लगा। बाकी नॉर्मल जो ब्लॉगिंग होता है तो चलो ठीक है। अच्छा जो भी हो चलो। पब्लिक ऑफर में इंक्लूडिंग आईपीओ, एफपीओ, ओएफएस। अगर आप पब्लिक कंपनी हो तो इतना सारा पॉइंट से आप अपना पैसा रेज कर सकते हो। प्राइवेट कंपनी ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकता। प्राइवेट प्लेसमेंट, जैसे इसके बारे में बात करेंगे आज, ठीक है। प्राइवेट प्लेसमेंट सिर्फ प्राइवेट कंपनी कर सकता है, लेकिन पब्लिक कंपनी भी कर सकता है। मैंने बेसिकली, मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर आप पब्लिक कंपनी हो तो आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हो। ठीक है। लेकिन अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट करना चाहते हो और अगर आप प्राइवेट कंपनी हो तो आप बाकी ये सब नहीं कर सकते। मैंने पब्लिक कंपनी जैसे आईपीओ, एपीओ, एफएस करता है, ऐसा प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकता, इसलिए देखो उसका नो दिया हुआ है। लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट पब्लिक भी कर सकता है, प्राइवेट भी कर सकता है। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब क्या है? इसको बोलते हैं हम लोग कई बार ब्लॉक डील बोलते हैं। ब्लॉक डील माने, से फॉर एग्जांपल मार्केट में कोई ओपन ऑफर नहीं चल रहा था, से फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस है, मैं तुमको बोल रहा हूँ क्या तुम मेरे बिजनेस में पैसा लगाओगे? अच्छा चलो इसका एक प्रैक्टिकली बता देता हूँ। प्रैक्टिकल में जैसे मानो ये लोग, कहाँ गया भाई ये लोग, ये ये जो ये जो इक्सिगो है, इतना दिन से तो प्राइवेटली डील कर रहा था, स्टॉक मार्केट में तो था नहीं ना सर। तो इक्सिगो में ये जो सैप पार्टनर्स, पीक एक्सबी पार्टनर्स, इन्वेस्टमेंट भी, आलोक वाजपेयी, ये लोग कौन है? और ये लोग इसके कंपनी में जो इन्वेस्ट करके रखा था, किसको पता था? किसे पता था? क्या ये ओपनली ऑफर किया था, या फिर क्या इक्सी को मार्केट में आईपीओ इशू किया था तब लिया था? ऑब्वियसली ना। तो फिर ये किस तरह से इक्सी को पैसा मिला था इन लोगों से? प्राइवेट प्लेसमेंट। समझ गए? अभी तो लिस्टिंग हो रहा है, इससे पहले जब पैसा मिला तो सब प्राइवेट प्लेसमेंट में हुआ था, तब इक्सी को भी प्राइवेट था। अब इक्सी को पब्लिक हो रहा है, इसके बाद भी अगर इक्सी को प्राइवेट प्लेसमेंट करना चाहता है कर सकता है, कर सकता है। प्राइवेट प्लेसमेंट, हाँ क्या, मैंने अभी तो पब्लिक हो जाएगा, 12 तारीख के बाद तो पब्लिक हो जाएगा। ठीक है। अभी ये प्राइमरी, मैंने इसको बोलते हैं प्राइमरी इशू और सेकेंडरी इशू। प्राइमरी इशू का मतलब होता है जब आईपीओ में पैसा लाता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम पब्लिक के लिए पैसा लाता है, इसको बोलते हैं प्राइमरी इशू। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं प्राइमरी मार्केट। जैसे ही कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो जाएगा, नेक्स्ट दिन से, जिस दिन से स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होगा, उसी दिन से कंपनी और प्राइमरी मार्केट में नहीं रहेगा, उसको क्या बोल देंगे? सेकेंडरी मार्केट। समझे? अभी भी किस मार्केट में है इसी को? प्राइमरी। नेक्स्ट दिन जैसे ही सेकेंडरी में आ जाएगा, हमारे पूरा पूरा पूरी पब्लिक हो गया। ठीक है। अब पब्लिक होने के बाद उसके पास प्राइवेट प्लेसमेंट का रास्ता खुला रहेगा, प्राइवेट प्लेसमेंट का रास्ता खुला रहेगा। ठीक है। और प्राइवेट कंपनी जब था तब तो प्राइवेट प्लेसमेंट ही एकमात्र उपाय होता था। क्या हम लोग किसी कंपनी में से इन्वेस्ट कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। सर कोई ऐप ऐप है क्या? हाँ सर, ऐप भी है। ठीक है। मैंने स्टॉक मार्केट लिस्टिंग कंपनीज पे तो आप लोग, हम लोग नॉर्मली कर ही सकते हैं थ्रू ब्रोकिंग कंपनीज। सिमिलरली बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज हैं जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, उनका भी आप शेयर खरीद सकते हो, लेकिन उसमें अमाउंट काफी ज्यादा चाहिए। ऐसे एक दो शेयर का खेल नहीं होता, कम से कम 1000 शेयर लो, 2000 शेयर लो, 5 लाख, 10 लाख, 3 लाख, ऐसे मिनिमम इन्वेस्टमेंट 25 लाख, 55 लाख ऐसा। ऐसे अपने कोलकाता मार्केट में एक आटा का ब्रांड बड़ा फेमस है,
ठीक है, क्वालिटी वाइज मेरे को ठीक नहीं लगता, लेकिन ब्रांड वाइज बड़ा फेमस है। क्वालिटी में बात नहीं कर रहे। गणेश आटा, गणेश आटा तेल मैदा सब बिकता है। तुम दुकान में जाके आटा पैकेट मांगोगे, एक आशीर्वाद और एक गणेश, ये दोनों फेमस चलता है कोलकाता मार्केट में। गणेश जो है, कोलकाता मार्केट में गणेश जो है वो बड़ा फेमस है, कोलकाता बेस्ड कंपनी। गणेश आटा मैदा बेसन ये सब का। गणेश का बादाम शरबत भी पॉपुलर होता है, ये कोलकाता बेस्ड कंपनी। हाँ हाँ, कोलकाता का ही है। अब सोचो कि तुमको अगर गणेश आटा में या गुरुजी शरबत में इन्वेस्ट करना है, स्टॉक मार्केट में तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये सब कंपनी भी ना कुछ कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू से पैसा रेज कर सकता है। इवन जैसे कुछ ऐप है, मोतीलाल ओसवाल वगैरह कुछ बड़े बड़े कंपनीज है, उसके थ्रू से ऐसे प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर भी चलता है, लेकिन इतना 10,000 20,000 में नहीं चलेगा। लाखों का खेल होगा। कम से कम 4 लाख 5 लाख लेके आओ। लेकिन सर क्यों डाले पैसा? अरे सर मार्केट देखो, है ना। तो मानो जब गणेश आटा का बिजनेस या ब्रांडिंग चालू हुआ था, तुमने गणेश आटा के बारे में सुना, और फिर तुम उनके लोकल मैंने जो लोकल बिजनेसमैन है उनसे तुमने बात किया। इवन तुमने मीटिंग करके देखा कि भाई इनका तो अलग ही लेवल का विजुअलाइजेशन है कि ये तो पूरा कोलकाता मार्केट को या वेस्ट बंगाल उड़ीसा, ठीक है, पूरा मार्केट को कैप्चर करना चाहता है। आप लोग के उधर भी बिकता है गणेश? बिकता है नहीं ना? तो बंगाल मार्केट में ही गणेश का ज्यादा पॉपुलैरिटी है। लेकिन सोचो कि बंगाल का 10 करोड़ जनसंख्या में अगर 50 लाख फैमिली में 1 करोड़ फैमिली में भी गणेश आटा मैदा खरीदते हैं, तो गणेश कितना कमा लेता हो? तो समझे कि नहीं? अभी बात करते करते कितना लोगों के घर में गणेश आटा गया होगा। ठीक है, ये सब मैंने सुनने में अजीब लगता है, बट रियल लाइफ में दिस काइंड ऑफ एनालिसिस आपको बहुत दूर तक लेके जा सकता है। तो तब ये सब लोग प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू से मार्केट से पैसा रेज कर लेते हैं। राइट इशू बोनस इशू के बारे में मैं पहले भी बोला था कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होता है नॉर्मली कंपनी उनके साथ राइट इशू बोनस इशू करता है। पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी दोनों कर सकता है। और कंप्लायंस विद सेबी रूल्स रेगुलेशंस पब्लिक कंपनी के लिए नॉर्मली लागू होता है, प्राइवेट के लिए सेबी का रूल्स रेगुलेशंस लागू नहीं होता। मैंने सेबी का जो लॉ, जो नॉर्मली कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट्स को इंटरमीडिएट लेवल में ग्रुप 2 में नॉर्मली पढ़ाया जाता है, अभी मैंने इसका क्लास रिसेंटली चालू नहीं किया, बाद में करूंगा। और जो सीएमए वाले लोग हैं वो लोग फाइनल में पढ़ते हैं सेबी लॉ के बारे में। तो तब सेबी रूल्स रेगुलेशंस या सिक्योरिटीज लॉ के नाम पे पढ़ा जाता है। तो ये जो रूल्स रेगुलेशंस है पब्लिक कंपनी के ऊपर लागू हो जाएगा, बट प्राइवेट के ऊपर लागू नहीं होगा। दीज काइंड ऑफ थिंग्स। उसके साथ साथ बहुत सारी चीजों में पहले के क्लास में मैंने आपसे बात किया, बट फिलहाल मैं जा रहा हूँ कहाँ? फिलहाल मैं आपको प्राइवेट प्लेसमेंट में जब इतना ज्ञान दिया, तो प्राइवेट प्लेसमेंट रिलेटेड लॉ को एक बार डिस्कस कर लेते हैं ना? क्या बोलते हो गोपाल जी? हाँ, उसके बाद जो भी बचा कुचा टॉपिक होगा बात कर लेंगे। कितना पेज नंबर? वह तक हो चुका था। ठीक है, एक बार प्राइवेट प्लेसमेंट कर लेते हैं सेक्शन 42, क्योंकि मैं प्राइवेट प्लेसमेंट के मोमेंटम में हूँ, तो एक बार में हो जाएगा। ठीक है, अलग टॉपिक है थोड़ा सा। फिर जो भी टॉपिक लास्ट क्लास में छोड़ा था वो बीच वाला टॉपिक ले लेता हूँ सर। नहीं समझा? ठीक है, तो सेक्शन 42 में प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में बातचीत किया गया। इतना जो प्राइवेट प्लेसमेंट चिल्ला रहा हूँ, इसके बारे में कहां पर बोला गया? सेक्शन 42। Provisions relating to the private placements are contained in part 2 of chapter 3 of the act. Part 2 chapter 3 of the act. Chapter 3, which consists only one section, that is section 42, issue of shares on private placement. A company may make private placement of securities subject to provisions of section 42 of this act in supplement with those stated under rule 14 of the company's rule 2014. माने ये जो सेक्शन 42 है, ये सेक्शन 42 कंपनीज एक्ट के तहत एज वेल एज 2014 में एक कंपनी रूल आया था, उस कंपनी रूल 2014 के थ्रू से भी इस बात को कहा गया। अब आप बोलोगे सर पढ़ रहे हैं कंपनीज एक्ट, तो अचानक से रूल के बारे में काय को बात मैंने यहाँ पर बोला है ना? तो एक्चुअली क्या होता है, हम लोग का कंपनीज एक्ट कौन सा है? 2013।
तो कई बार ये चीज जान लो सर, ये एक तरीका है लॉ को लिखने का। मानो 2013 में लॉ तो आ गया, अच्छा क्या जो आ गया क्या उसमें जरूरत में चेंजेस नहीं हो सकता? हो सकता है, हाँ हो है तो। सकता ऑब्वियसली। अब मानो 2014 में एक सेट ऑफ रूल ऐसा लग रहा है कि ये रूल लागू होना चाहिए, तो तेरा एक्ट के अंदर उसको लगा तो सकते हैं, लेकिन ये रूल बेसिस में काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है। तो तब लॉ क्या करता है कि उसी एक्ट के अंदर रूल के नाम पे उस पर्टिकुलर पॉइंट को लिखता है, और इसलिए पढ़ने के टाइम पे उसको याद रखने के लिए, और रियल लाइफ में जब किसी पॉइंट को उठा के बात करते हैं ना कि सर एक्ट बनाने के टाइम पे नहीं था लेकिन बाद में 2014 रूल में इसको लाया गया, ठीक है, इसलिए ऐसे करके बोला जाता है। अब मानो कि अगर ये लोग बोलते कि नहीं रूल 2014 नहीं, कंपनीज एक्ट में ये रूल को डाल दो, लेकिन तब क्वेश्चन उठ जाता है इन फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो मानो जिसने लॉ को बनाने के टाइम पे जो सेट ऑफ लॉयर्स थे, ठीक है, एक्सपर्ट्स थे, वो बोलेगा ये तो हम लोगों ने नहीं डाला था, तो फिर इसने बाद में कौन छेड़छाड़ की। अब मानो 3 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद या 30 साल बाद जब ये लॉ अब तब भी मानो एक्टिव है, तब तो भूल जाएगा लोग, इतना मेमोरी में किसका याद दम है? कि ये कब हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे आया था। तो इसलिए जब भी कुछ चेंजेस को इंक्लूड किया जाता है ऐसे रूल वगैरह बोल के, कभी देखना रूल 2014, रूल 2018, रूल 2019, आपको अलग अलग कभी कभी बीच बीच में देखेगा। और मानो एक टाइम के बाद देखेगा कि इतना रूल जम गया है, इतना रूल जम गया है, तब लॉ बोलेगा अच्छा बहुत हो गया, रूल जमते जमते इतना हो गया ना, अब एक काम करो एक्ट को ही बदल दो। समझ रहे सर? ये सब देश चलाने का तरीका है सर, तरीका। और आप लोग ये सब पढ़ के पागल हो जाते हो, आप लोग बोलते हो इतना कौन याद रखेगा। बेसिकली याद रखने के लिए नहीं पढ़ाया जा रहा है, यूज करने के लिए पढ़ाया जा रहा है। गड़बड़ तो यहाँ पर हो जाता है ना, हम लोग को लगता है कि ये याद करने के लिए पढ़ते हैं, लेकिन वास्तव में हम लोग याद करने के लिए नहीं, यूज करने के लिए पढ़ते हैं। समझे कि नहीं? अच्छा, मीनिंग ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट, एक्सप्लेनेशन 1 ऑफ सेक्शन 42 सबसेक्शन 3 कहता है प्राइवेट प्लेसमेंट मींस एनी ऑफर और इन्विटेशन टू सब्सक्राइब और इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज टू अ सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन। सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन क्यों? पहली बात है कि अगर चाहे कंपनी पब्लिक हो चाहे कंपनी प्राइवेट हो, ये मार्केट में ओपन ऑफर तो नहीं हो रहा है, तो वेरी फ्यू लोग, सिलेक्टेड पर्सन को ही मैं बोलूंगा आओ मेरे बिजनेस पे पैसा इन्वेस्ट। तो इसलिए बोला कि टू सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन बाय ए कंपनी अदर देन बाय वे ऑफ पब्लिक ऑफर। पब्लिक ऑफर छोड़ के, मैंने ना आईपीओ है ना तो एफपीओ है ना तो क्या बोलते हैं उसको ओएफएस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशंस व्हिच सैटिस्फाइज द कंडीशन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 42, और इस ऑफर के अंदर सेक्शन 42 का सारा चीजें फुलफिल होना चाहिए एकदम, ठीक है। तो ऑफर टू बी मेड ओनली टू ए सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्संस, सबसेक्शन 2 में बोला गया है ए प्राइवेट placement shall be made only to select group of not more than 200 persons because private companies जो होते हैं उनका मैक्सिमम मेंबर कितना होता है 200, इसीलिए 200 कॉन्सेप्ट को यहाँ पर रखा है। नॉर्मली एक प्राइवेट कंपनी का मैक्सिमम मेंबर कितना होता है 200, ठीक है। अच्छा सर अगर पब्लिक कंपनी होगा तो क्या उसके केस में भी 200 होगा? हाँ सर, अगर प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू से हो रहा है तो मैक्सिमम मेंबर जिनको ऑफर किया जाएगा वो 200 होगा। पब्लिक कंपनी अपना दूसरा जो भी पैसा मार्केट में ओपन ऑफर करना है करे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू से करेगा तब भी मेंबरशिप का इश्यूज 200 के अंदर होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर के अंदर। वो हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय द बोर्ड, ये कंपनी का जो बोर्ड रहेगा वो आइडेंटिफाई करेगा। सर आइडेंटिफाई करने से पहले उनको रेजोल्यूशन पास कराना होता है। ऐसे कोई भी काम करने से पहले किसी भी जगह में एक रेजोल्यूशन पास करने का एक कॉन्सेप्ट तो होता है ना सर। रेजोल्यूशन पास क्यों किया जाता है? रेजोल्यूशन अपने मेंबर के बीच में होता है ना, कि चलो एक मेंबर, कोई बोलेगा हाँ कोई बोलेगा ना, तो रेजोल्यूशन पास कराने के टाइम पे ये चीज देखा जाता है कि चलो मैक्सिमम मेंबर का सपोर्ट ले लेते हैं, मैक्सिमम मेंबर का सपोर्ट ले लेते हैं कि इस पर्टिकुलर मैटर पे हम लोग कुछ करने जा रहे हैं, हम लोग प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू से 100 करोड़ उठाने जाएंगे या 200 करोड़ उठाने जाएंगे, तो आप एक रेजोल्यूशन पास करा लो अपने मीटिंग में, ठीक है, या तो बेसिकली बोर्ड मीटिंग में, ठीक है। बोर्ड मीटिंग माने जहां पर
मेंबर रहेगा। एओए में चेंजेस इसमें रेजोल्यूशन एओए में चेंजेस करना पड़ेगा। नहीं रेजोल्यूशन में चेंजेस एओए में करने का जरूरत नहीं है। मैंने बेसिकली हाँ मैंने तुम ऐसे बोल सकता कि नॉर्मली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तो एक नॉर्मली फिक्स रहता है। तो अगर रेजोल्यूशंस करके कुछ चेंजेस होगा तो उसका चेंजेस एओए में किया जाएगा, बिकॉज एओए इज द कंपनीज रूल। यू आर राइट, सही बोला आप, एकदम सही बोला। ठीक है। वैसे ये जो भी सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्संस होगा जिनके बीच में ये पैसा रेज करने के बारे में बात होगा, दिस सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्संस इज रेफर्ड टू एज आइडेंटिफाइड पर्सन। इन लोगों को क्या बोला जाएगा? ये लोग आइडेंटिफाइड पर्सन है। व्हाइल कंप्यूटिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 200 फॉलोइंग शैल बी एक्सक्लूडेड। 200 जब काउंट किया जाएगा इसमें से किसी किसी को अलग रखा जाता है। से फॉर एग्जांपल क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, इसको बोला जाता है QI। इंस्टीट्यूशनल बायर का मतलब होता है जो लोग या तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो सकता है या फिर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो सकता है। ये लोग कौन होता है? नॉर्मली एसेट मैनेजमेंट कंपनी लाइक म्यूचुअल फंड कंपनीज या फिर इंश्योरेंस कंपनीज एटसेट्रा। ठीक है। तो ये जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, क्वालिफाइड माने हर किसी को तो इंस्टीट्यूशन नहीं बोल सकते ना। इंस्टीट्यूशन माने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, जिनके पास बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ पैसा होता है, लाइक इंश्योरेंस कंपनीज के पास होता है, म्यूचुअल फंड कंपनीज के पास होता है। तो वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर जो होते हैं उनको इस 200 मेंबर के अंदर काउंट नहीं किया जाता। स्वाभाविक है ना, ये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर तो एक इंस्टीट्यूट है, उसको तो मेंबर के साथ कैसे काउंट कर सकते हो? एक मेंबर के पास कितना पैसा है और एक म्यूचुअल फंड कंपनीज के पास कितना पैसा है। एक इंडिविजुअल मेंबर के पास अगर 100 करोड़ है मैंने बहुत बड़ी बात है, ठीक है, या 200 करोड़ है तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास तो हजार हजार करोड़ होता है। क्यों? क्योंकि वो तो मार्केट से हजार हजार करोड़ का फंड पूल करते हैं, उसको बोलते हैं पूल ऑफ फंड। ये जैसे म्यूचुअल फंड, मार्केट में एडवर्टाइजमेंट आता है ना टीवी वगैरह में, आप लोग देखते हो, सही है करके बेचता रहता है ना, म्यूचुअल फंड सही है। तो ये जो सही है करके बकता रहता है ये लोग। आप उसमें SIP करते हो, हर कोई, किसी का 500 काटता है, किसी का 1000 टका काटता है, किसी का 5000 का SIP है, कोई कोई लम सम में एक पूरा म्यूचुअल फंड ले लिया। ठीक है। अब इस तरह से एक आध लोग नहीं सर, मार्केट में नॉर्मली 40 से 45 म्यूचुअल फंड हाउस है। तो उसके पास एक एक जन के पास कम से कम 40 से 50 म्यूचुअल फंड। तो सोचो कितना सारा म्यूचुअल फंड में पैसा मार्केट में स्प्रेड हो चुका है। तो म्यूचुअल फंड के पास एक अलग ही लेवल का फंड होता है। ठीक है। तो इसके इसलिए मेंबर के अंदर काउंट नहीं करता है, समझे? एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी बीइंग ऑफर्ड सिक्योरिटीज अंडर स्कीम ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। इसके बारे में आप लोग अकाउंटेंसी में कभी ना कभी सुने होंगे, ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। ठीक है, नहीं सुना कभी? कोई बात नहीं। ईसॉप क्या होता है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान बोलते हैं इसको। जैसे मानो आप अगर किसी कंपनी में काम करते हो तो आपका कंपनी आपको सस्ता रेट में उसी कंपनी का शेयर इशू करके देता है। से फॉर एग्जांपल मार्केट में शेयर का दाम चल रहा है 500 टका, 500 रुपीज। मानो आप काम करते हो रिलायंस पे, चलो रिलायंस का शेयर का दाम चल रहा है मार्केट में अप्रोक्स 3000 टका। ठीक है, 3200 समथिंग ऐसा चल रहा है। अब रिलायंस का शेयर मार्केट में जिस दाम पे मिल रहा है, कंपनी बोल रहा है कि अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए कंपनी का शेयर दिया जाए। क्योंकि अगर जो कंपनी में काम करेगा अगर उसे कंपनी का शेयर होल्डर भी बना दिया जाए तो उसे भी लगेगा कि भाई हम किसके लिए काम कर रहे हैं, अगर कंपनी का ग्रोथ होगा तो मेरा भी ग्रोथ होगा, है ना। और मैंने बेसिकली ये बेसिकली वो गाधा के सामने गाजर लगा देना, गधा के सामने गाजर लगा देना। ठीक है, कि गाधा को मैंने मोटिवेट करने के लिए गाजर लगा दिया जाता है कि भाई जल्दी चलेगा तो गाजर मिलेगा। ठीक है, तो तुम भी कंपनी में काम करोगे, जल्दी चलेगा तो कंपनी का गाजर मिलेगा तुमको। ठीक है। क्योंकि कंपनी का बिजनेस का बूस्टिंग तभी हो सकता है जब उसका एम्प्लॉय जोर शोर से काम करता है। ठीक है। तो कंपनी का शेयर अगर 3000 से 200 टका प्लस होता है तो 3200 हो जाएगा। अब मानो कंपनी तुमको हर हर एक एम्प्लॉय को डिपेंडिंग ऑन देयर क्या बोलेंगे उसको, रैंक एंड एफिशिएंसी, पोजीशन एंड एफिशिएंसी, हर किसी को जो जैसा एफिशिएंसी दे रहा है। मानो आपको कंपनी बोला आप नया नया आए हो, आते ही आपके नाम पे कंपनी ने 100 शेयर इशू कर दिया। ठीक है, वो कंपनी में कुछ पुराना काम कर रहा है, उसके नाम पे कंपनी का 500 शेयर है। ठीक है, वो और भी हायर लेवल में काम करता है, कंपनी का 1000 शेयर उसके नाम पे है। ठीक है, 1000 शेयर उसके नाम पे कंपनी दे दी दे के रखा है। और ऊपर से मार्केट में 3000 चल रहा है, लेकिन आप लोगों को दिया है 2900 टका में।
ठीक है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। अब ये 2900 का शेयर अगर मार्केट में शेयर का दाम 3000 से 3200 हो रहा है, तो एक्चुअली मार्केट में बाकी लोगों को 200 करके, मानो मानो मैं मार्केट में नहीं हूं, तो मेरे को 200 टका ही प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन आपका प्रॉफिट 300 टका है। ठीक है, लेकिन सर लॉस होगा तो, हाँ लॉस होगा तो आपका भी लॉस होगा। और लॉस क्यों हो रहा है, कंपनी क्या बोलेगा, एम्प्लॉय अगर कंपनी का शेयर का दाम गिर जाएगा तो क्या बोलेगा, भाई हम लोग का काम ठीक से नहीं हो रहा है, तुम लोग क्या कर रहे हो, कंपनी का काम परफॉर्मेंस दिन दिन गिर रहा है। ठीक है, अब मानो वो कंपनी का थोड़ा टॉप लेवल एम्प्लॉई है, उसको 1000 शेयर है ना, तो 1000 करके अगर 300 शेयर में ग्रोथ हुआ है तो उसको कितना गेन हो गया बोलो तो, 300 और इधर 1000 शेयर, तो 3 लाख ना, 3 लाख। 3 लाख। ठीक है, अब बोलो 3 लाख बैठे बैठे कौन देता है, अब वो मार्केट प्राइस में बेचेगा तो 3 लाख अभी उसको मिल जाएगा। कुछ समझे, और कंपनी ये शेयर आपको फ्री में दिया है, फ्री में नहीं, 2900 टका में दिया, कभी कभी फ्री में भी देता है, नहीं नहीं कभी कभी फ्री में भी देता है, डिस्काउंट में तो दिया ही है, और फ्री में भी दे सकता है, मैंने कुछ भी नहीं आपके नाम पे इशू करती है। आजकल बहुत सारा प्राइवेट कंपनी इसे यही चक्कर कर रहा है, जैसे अमन गुप्ता है ना सर अपना बोट का, ऐसे तो वो प्राइवेट में चल रहा है, लेकिन उसका मेंबरशिप संख्या कितना है, 200 के अंदर, 200 के अंदर ही होगा। तो जितना लोग बोट में काम करता है सब शेयर होल्डर है, जानते हो बोट का मार्केट वैल्यूएशन कितना है, चलो गूगल करके देखते हैं, कुछ तो खबर मिलेगा। As of December 3, 2022, the market price of boat unlisted share is 850 पर शेयर। मार्केट में अनलिस्टेड शेयर है, लेकिन अगर मार्केट में दाम हुआ था 850 टका पर शेयर, resulting in market capitalization of around 11,000 crore. The company is an India-based electronic brand that sells audio, smart warehouses, etc. Board filed a draft red herring prospectus with SEBI for an IPO for rupees 2,000 crore। 2022 में उसने फाइल किया है, लेकिन अभी तक आया नहीं है। ठीक है, अभी तक आया नहीं है बोर्ड का। ठीक है, 2000 करोड़ उसको मार्केट से चाहिए, ऐसा कारण से उसने आईपीओ भी फाइल करके रखा है। तो अगर वो मार्केट में आएगा, ऑब्वियसली उसका शेयर 1000 के ऊपर ही लग रहा है मेरे को, या फिर 850 900 के आसपास तो रहेगा। ठीक है, अब ये बात अगर आपको समझ में आ रहा है, तो जो भी एम्प्लॉय मार्केट में कंपनी में काम करता है, 200 एम्प्लॉय ऑलरेडी है इसका, क्या सॉरी एम्प्लॉय, एम्प्लॉय तो बहुत हो सकता है, मेंबर 200 है, लेकिन एम्प्लॉय को भी ये शेयर होल्ड करके रखा, दे के रखा है। लेकिन ये क्या, ये एम्प्लॉय को कंपनी अपने उस 200 मेंबर के अंदर काउंट करता है, लॉ क्या कहता है ना। ठीक है, अब मानो मैं बोर्ड में काम करता हूँ, और मानो जिस दिन बोर्ड चालू हुआ था मैं उसी दिन से काम करता हूँ, और अमन गुप्ता ने मेरे नाम पे भी 1000 2000 शेयर इशू करके रखा था। अब बोर्ड का शेयर का मार्केट प्राइस चल रहा है 850। ठीक है, अनलिस्टेड शेयर का। ठीक है, एक जस्ट गूगल करके एआई ने जो दिखाया उस पर बोल रहा हूँ सर, इसका कोई ऑथेंटिकेशन नहीं होता है। ठीक है, ये जस्ट एग्जांपल फॉर्म कर रहा हूँ, सीरियसली गूगल का डेटा का कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है। गूगल में सीएस का सिलेबस दिखाता है 2024 का, जो कि सीएस का सिलेबस लास्ट अपडेट कब हुआ था, 2022 का। ठीक है, अब कोई मेरे को आगे बोलता है आप तो पुराना सिलेबस का बात कर रहे हो, हे भगवान, फिजिक्स वाला। ठीक है, इतना बड़ा ब्रांड है, मार्केट मैनिपुलेट करने के लिए, स्टूडेंट को गुमराह करने के लिए अपना सारा वेबसाइट डिटेल्स में सीएस सिलेबस 2024 करके लिख के रखा है। अब वो कंपेयर कर रहे हैं, फिजिक्स वाला तो 24 बोल रहे हैं, आप तो 22 बोल रहे हैं। आपने भी इंस्टीट्यूट का साइट में देखो क्या लिखा है, 2022 के बाद सिलेबस अपडेट नहीं हुआ, लेकिन ये लोगों को मैं समझाऊं कैसे, न्यू सिलेबस हमेशा एक हाइप क्रिएट करता है ना, बस बच्चा फंस जाता है उसमें। जो भी हो, दैट्स अ डिफरेंट। 2000 इंटू 850, उसका भी कोई ऑथेंटिकेशन नहीं। जो अभी सितंबर एग्जाम हमारे को हाँ, डेट्स रिलीज हाँ, किया है, हाँ, उससे पहले वो एक दिन और रिलीज किया जिसमें ये लिखा हुआ है कि आपको जो बुक्स है उसमें आपको कौन कौन सा बुक्स मतलब पढ़ना है। जैसे ये जो बुक्स है लॉ का, अकाउंट्स का, कॉस्टिंग का, ऑडिटिंग का, ये सब हम लोगों को पढ़ना है अप्रैल 2024 अमेंडमेंट्स वाला। लेकिन जो टैक्सेस है वो जून अमेंडमेंट्स वाला पढ़ना है, तो कुछ अमेंडमेंट का वो पढ़ना है। तो ये चीज वो रिलीज करते हैं।
हाँ, तो ये ICSI में रिलीज करेगा ना इसे? हाँ, सब चीज रिलीज करता है। तो बच्चे लोगों को देख समझना चाहिए ना। लेकिन बच्चा लोग कौन से इंस्टीट्यूट, बच्चा लोग जब गूगल करता है इंस्टीट्यूट का, तो कोई एल्गोरिदम में वो सामने नहीं आता है नॉर्मली। सारे प्राइवेट जो भी इंस्टीट्यूट है वो लोग तो मार्केट में लोगों से, जो डिजिटल मार्केटर है उनसे एसईओ बूस्ट करके रखा है। तुम सर्च करोगे तुमको प्राइवेट कंपनी का ही डिटेल्स आएगा। ठीक है, जैसे आजकल पीडब्ल्यू का बड़ा बोलबाला चल रहा है हर फील्ड में। अब पीडब्ल्यू हर जगह में मैं देख रहा हूँ कि 2024 सिलेबस, 2024 सिलेबस करके रखा है। इवन कुछ स्टूडेंट के मुंह में मैं जब बोल रहा हूँ कि मेरे को सर बोल रहे कौन सा सिलेबस चल रहा है, मेरे को टेस्ट ले रहा है वो, सिलेबस तो 2022 चल रहा है भाई। नहीं, आपको नहीं पता, सिलेबस 2024 चल रहा है। मैं बोली ओ अच्छा अच्छा। फिर मैं उसको बोला देखो बाबू, ऐसा नहीं टेस्ट करते, आप गूगल करके आए हो ना, मेरे को तो पता ही चलता है कि गूगल बच्चा की यूट्यूब बच्चा है। ठीक है। तो मैं उसको बोलता हूँ आप एक काम करो, इंस्टीट्यूट के साइड में जाओ, आपको ऐसे चेक करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि गूगल, यूट्यूब ये सब एल्गोरिथम, यूट्यूब ये सब एल्गोरिथम फिट है। ठीक है, फिर भी यूट्यूब में कोई ना कोई कुछ बता रहा है, उस पर सोर्स डॉक्यूमेंट यूज करते फिर भी थोड़ा सा बेहतर हो सकता है। लेकिन तुम कितना पुराना वीडियो देख के आए हो क्या पता। और कोई लोग क्या क्या करता है जानते हो, मैं ये भी देखा, वीडियो है 5 साल पुराना, उसको एडिट करके री अपलोड करके दिखाता है कि रिसेंट वीडियो है। ऐसा भी वीडियो मैंने बहुत फेमस फेमस लोग करे, जो इवन इंसान मर गया है उसका वीडियो को भी दिखा रहा है 1 मंथ बैक वीडियो, जो इंसान मर के 2 साल हो गया। मैं नाम नहीं लूंगा। ठीक है, अब क्या बोले सर लोग। ऑब्वियसली तुम लोग तो थोड़ा मैच्योर हो चुके हो, जो लोग मानो जस्ट अभी क्लास 11 12 क्रैक कर रहे हैं, उनका मैच्योरिटी लेवल है ना, तुम एक प्रोफेशनल एग्जाम पास करके आए हो। ठीक है, थोड़ा एज भी पहले से बड़ा है, तो कहीं ना कहीं तुम एक मैच्योर हो रहे हो, प्रोफेशनल सिस्टम के बारे में तुमको पता है, तुम तो कर ले रहे हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो लोग क्लास 10 में पढ़ते हैं, 11 में पढ़ते हैं, 12 में पढ़ते हैं, जिनको इसके बारे में प्रॉपर कोई आइडिया नहीं है, वो तो मैंने मिसलीड हो रहा है ना। Yes, sir. चलो छोड़ो, जो भी है। आप समझ गए ना कि किस तरह से कंपनी आजकल बूस्ट करते है। जैसे बोट में हर एम्प्लॉय शेयर होल्डर बना के रखा है। मैंने हर किसी के पास अगर कम से कम 1000 2000 शेयर अगर इशू करके रखा है, अगर 1000 शेयर भी है तो 1000 × 850, मैंने 8.5 लाख का मालिक ऐसे ही है सब। 8.5 लाख है ना, कितना हो रहा है, 8.5 लाख का मालिक ऐसे ही है। और ये 1000 शेयर ऐसे ही फ्री में दिया था। मेरे घर पे एक जन, कभी कभी मैं आरबान कंपनी में सैलून के लिए बुलाता हूँ, जब मेरे को बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलता, रात को बहुत खराब लगता है, मैं बोलता हूँ आ जाओ, बुक करता हूँ आरबान कंपनी में। तो उनसे बात हो रहा था, उसको अर्बन कंपनी ने शेयर देके रखा है। तो मेरे को पूछ रहा है दादा ये क्या है, ये शेयर का मैं क्या करूं। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ आप सुनो सुनो। तो वो मेरे को बोलता है कि मैं अभी सेकंड हाईएस्ट शेयर होल्डर हूँ, उसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा है, कोलकाता में, कोलकाता का फर्स्ट है वो, और ऑल इंडिया लेवल में वो थर्ड हाईएस्ट है। उसके पहले एक गुड़गांव का बंदा है और एक बैंगलोर का बंदा है। ठीक है, और वो थर्ड में है कंपनी के मैंने एम्प्लॉय लेवल में ईसॉप होल्ड करने में। तो उसको कंपनी ने 10,000 शेयर दे के रखा है, 10,000 शेयर फ्री में। अभी सैलून वाले से क्या पैसा लेगा, फ्री में 10,000 शेयर। ठीक है, So price. अब ये तो प्राइवेट है, अर्बन कंपनी अभी लिस्टेड नहीं हुआ। ठीक है, अगर मैं उसको बोला कि अगर अगर आपका उसका मैं वैल्यू कर रहा था कि, मैं उसको बोला कि अगर तुम रिटायर भी जब करोगे ना, तो तुमको चुपचाप 20 लाख 30 लाख तो मिल ही जाएगा। बोले क्या बात करते हो, हाँ बोले आराम से, क्योंकि अर्बन कंपनी का जो वैल्यूएशन हुआ है 100 रुपए के नीचे तो शेयर का वैल्यूएशन होगा नहीं। अगर तुम्हें 100 रुपीज भी मिलता है एक शेयर का, ठीक है, तो अगर तुम्हारे पास 10,000 शेयर भी है तो कितना हो रहा है, 2 4 6, 10 लाख तो चुपचाप दिख रहा है मेरे को। 10 लाख तो उसके पास ऑलरेडी है। और मैं गारंटी देता हूँ अर्बन कंपनी का जो बिजनेस मॉडल वो लॉन्च किया है, इसका वैल्यू दिन दिन बढ़ेगा, गिरेगा नहीं। मैं लिख के देता हूँ, अगर कंपनी का मैनेजमेंट में कुछ गड़बड़ नहीं होता है, ठीक है, कोई डिस्प्यूट नहीं होता है, ये बिजनेस बंद नहीं होने वाला। देख लेना, अगर वो नहीं रहेगा कोई सिमिलर मॉडल का कोई और आ जाएगा या कोई उसको टेक ओवर कर लेगा, बट ये बिजनेस मॉडल बंद नहीं हो सकता।
स्पेशली इन सिटी, स्पेशली इन सिटी। तो ऑलरेडी वो एक हेयर सैलून हेयर कट करता है, उसका 10 लाख का मानो बिना कुछ करे, लोग एफडी करके भी पैसा नहीं कमा सकता, उसका है 10 लाख का मानो एफडी की तरह है। बोले दादा ठीक बोल रहे हो तुम। हम बोले चलो भाई तुम्हारा 100 का, चलो तुम 40 टका ही मान लो, फिर भी 4 लाख टका है। उसके ऊपर जो है, ठीक है, उसका उसके ऊपर जो है, ठीक है, उसके ऊपर जो है उसका है 30,000 शेयर, और सबसे हाईएस्ट जो है उसको 1 लाख शेयर इशू करके रखा है, 1 लाख शेयर। हाँ बोले तुम अपना परफॉर्मेंस देते जाओ, ठीक है। बोले तो मेरे को बोलता है अगर ऐसा सच में होगा तो आप जो बोलोगे मैं आपको खिलाऊंगा। हाँ बोले तुम ऐसे ही खिला देना मेरे को रसगुल्ला, लेकिन तुमको मिलेगा, ठीक है। जिस जिस दिन अर्बन कंपनी लिस्टेड होगा उस दिन शेयर का दाम तो हिट करेगा ही, ठीक है। अब 100 का अगर कंपनी नॉर्मल मार्केट बुक इस बुक वैल्यू होगा, उसके बाद जब मार्केट में आएगा दाम और बढ़ेगा, नो डाउट बढ़ेगा। मैं उसको बोलूंगा कि रख देना 500-700 तो चला ही जाएगा शेयर का। क्या सोच रहे हो अर्बन कंपनी में काम करेगा? वो तो से हेयर स्टाइलिस्ट है, ठीक है। डेली का क्या बताते हैं, डेली हम लोग कुछ सुनते हैं, पर हमें लगता है कि भाई हाँ कोई बंदा कर रहा है, उसके पास है, असल में सर हम लोग भी सुनते हैं। जो भी हो, ठीक है। वो वो मेरे को एकदम ऐसे जस्ट ऐसे দাদা বুঝলে কোম্পানি আমাকে 1000 শেয়ার ইস্যু করেছে, এ কি হয় বলো কি শেয়ার। হ্যাঁ, অনেককেই ভাবি বলবো কিন্তু বলতে পারি না, কিন্তু তুমি অনেকদিন বুক করোনি, মানে मैंने उसको बहुत दिन बुक नहीं किया, ठीक है, तो बुक नहीं करने से मेरे पास आएगा कैसे, ठीक है। तो बोले तुम, मैं वेट कर रहा था कि कब तुम बुक करोगे और तुमको जाके मैं पूछूंगा, क्योंकि किसी और को पूछेगा क्या पता मैनिपुलेट कर लिया, या फिर किसी तरह से कुछ उसका डेटा इन्फॉर्मेशन को निकाल लिया, फिर उसके साथ तुमको समझ, बहुत लोग क्या होता है जानते हो, वो मानो लीगल प्रोफेशंस में है, ये तुमको ये सब शेयर का क्या पता, तुम ये सब सारा डेटा मेरे को देके रखना, और जब भी होगा मेरे को आके चुपचाप बोलना, मैं तुम्हारा मैनेज कर दूंगा, ठीक है। और फिर वहां से कमीशन खा लेगा। हाँ पक्का खाएगा। अब तुम बोलो वो सैलून वाला है, उसको क्या पता, वो तो दाढ़ी कमाना जानता है और बाल काटना जानता है, और क्या जानेगा वो। हाँ वो पुराना, हाँ वो कम से कम अर्बन कंपनी में 3 4 साल हो गया, कोरोना पीरियड में घुसा है। और वो मेरे को अपना सारा अर्निंग भी दिखाता है कि उसको कितना मिलता है, ठीक है, सब दिखाता है मेरे को। हाँ, मैंने प्यार से ही दिखाता है कि देखो ये इतना हुआ है, ऐसा हुआ है, सब दिखाता है, जो भी हो। चलो, इससे मेरे को आइडिया लग जाता है कि मेहनत से काम करने से, ये जिनको हम लोग सैलून वाला सोचते हैं, जिनको हम लोग डिलीवरी बॉय सोचते हैं, ये कितना कमा सकता है, ठीक है। तो मैंने ऐसे लोगों से प्यार मोहब्बत से लोगों का दिल भी जीत के और थोड़ा बहुत बात भी निकाल लेता हूँ, ठीक है, फिर एक एवरेज इनकम का आइडिया भी निकाल लेता हूँ, और वही रिसर्च तुम लोगों को बोल देता हूँ। और अब मैं देखो, फालतू में फेंक के कोई फायदा नहीं है, इसलिए मेहनत करो, मेहनत करके जानो कि एक्चुअल फील्ड में क्या है ना। मेहनत लगता है सर, किसी का दिल जितना इतना आसान थोड़ी है। तुम बोलो कोई अपना बैंक अकाउंट खोल के या फिर कमीशन खोल के दिखा देगा कि मैं इतना कमा रहा हूँ, ठीक है। मैम को जाके जब मैं बोलता हूँ ना, मैम बोलता है तुम पागल हो, हाँ सबका अंदर का बात लेके आ जाते हो। अरे तेरे को बोल दिया, मैं बोली हाँ मेरे को बोल दिया। सारा चीज बोल देता है, जो भी, चलो समझ गए सर। तो फिर इन दोनों को काउंट मत करना, ठीक है, 200 मेंबर के अंदर इनको काउंट मत करना। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर एंड एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी बीइंग ऑफर्ड सिक्योरिटीज अंडर स्कीम ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, याद रखना इसको क्या बोलते हैं सर, ईसॉप, ठीक है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, कंपनी के पास ये सब रहता है अलग से, ठीक है, ताकि कंपनी ईसॉप के नाम पे अपने एम्प्लॉय को दे सके, ठीक है। तुम लोग को समझ में आया? रवि, शवनिता, यस सर। अंकिता, दर्श, दर्श का क्या खबर है, दर्श आवाज है दर्श का? यस सर। हाँ सर हूँ सर, फुटबॉल खेलने गया था, थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं सर, अभी रास्ते में खेल रहा है कि मेरा पढ़ाई सुन रहा है? नहीं मैं घर पे। घर पे हो, ठीक है चलो। कल तो तू पाकिस्तान को तब एकदम, रास्ते में था ना इसलिए शांत था थोड़ा। अच्छा कल तो पाकिस्तान में तू एकदम क्या कर दिया पाकिस्तान को? अरे आपको ये बोला, मैं पहले मैच चालू होते ही बोल दिया।
तो तू बोला बोल के, मेरे को तो पता नहीं था कि कल पाकिस्तान का मैच है बोल के यूएस के साथ। रात को थोड़ा सा देख रहा था, बोली ये बाबा क्या हालत है, यूएसए हरा दिया पाकिस्तान। बवाल सुपर ओवर। यूएसए हरा दिया पाकिस्तान। ठीक है सर, लेकिन ये जो इज्जत का फालूदा हुआ है, ठीक है, यूएसए क्रिकेट कभी खेला ही नहीं प्रॉपरली, ठीक है, ये तो अभी बच्चा है, सर वो फर्स्ट टाइम। यूएसए टीम नहीं है सर, वो यूएसए टीम नहीं है। 2 सरदार है उसमें, 2 मुस्लिम है, 2 क्रिश्चियन है, पूरा यूनाइटेड की है, 4 हाँ धर्म हाँ है वो। हाँ, वो मेरे को पता है, लेकिन फिर भी टीम तो नया है। प्लेयर नया नहीं है, टीम तो नया है। 2 प्लेयर तो पाकिस्तान इंडिया का ही अंडर 19 का वहां पे। पाकिस्तान तो इतना पुराना टीम है, सुपर पावर है सर, उसका बॉलिंग से दुनिया कांपता है। हाँ, हरीश राव बॉल कर रहा था, मैं देखा, जानता है, 2 बार हरीश राव के बॉल में अचानक जो लास्ट बाउंस एक मारता है गंदा ना, बॉल पर डाल दिया सर। हाँ, वो इतना डर गया ना बैट्समैन, में देखा, ऐसा नहीं है। हरीश राव 150-55 में डालता है, जैसे ही डाला ना, वो यूएस का प्लेयर लोग इतना स्पीड में थोड़ी कभी उतना नहीं खेलता है, वो लोग मशीन खेलता है, ओरिजिनल में नहीं खेलता, ठीक है। तो जब ऐसे अचानक से डाला ना, वो डर गया, ऐसे क्या करेगा बैट लेके समझ में नहीं आ रहा है। शोएब अख्तर जो सौरव गांगुली को बॉल डाल देता ना, गांगुली को भी ऐसा होता है, ठीक है। और शोएब अख्तर को सब डरता था भाई, बोलने में खराब लगता है लोगों को, लेकिन शोएब अख्तर को सब डरता था। अरे कोई ऐसे आके देखिए, 160 किलोमीटर स्पीड में अगर कोई डालेगा और कान के साइड से ऐसे साफ करके निकलेगा, सचिन खुद बोला है कि शोएब को फेस करना सबसे मैंने डिफिकल्ट फील होता था स्पीड के कारण, ठीक है, लेकिन बाद में अलग बात है, चलो छोड़ो। सेक्शन 42 सबसेक्शन 2 ओरिजिनली कंटेन्स 50 और सच हायर नंबर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर और एक चीज बोला है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, इसके बारे में क्या बोला है? As per explanation 2 of subsection 3, the term qualified institutional buyer means the qualified institutional buyer as defined in Security and Exchange Board of India. ठीक है, इशू कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशन 2009, बेसिकली ये सेबी लॉ का पार्ट है, ठीक है। इसमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के बारे में डिफाइन किया गया, ऐसे कौन है मैं आपको बोल दी, इसको पेपर से ऐसे लिखते QI। जब भी मार्केट में कोई कंपनी आता है ना शेयर इशू करके, वहां पर अगर QIB के लिए कितना है वो अलग से बोल देता है, कि अगर मानो कंपनी 1 लाख शेयर लेके आ रहा है, तो 1 लाख में से मानो 50% QIB के लिए पहले से ही होता है, ठीक है। कुछ हो जाता है फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, कुछ हो जाता है म्यूचुअल फंड्स वालों के लिए, तो एकदम क्लियर कट मेंशन कर देता है कि इसमें से कितना, और बाकी मानो 20-25% पड़ा हुआ है, वो हम लोग लेके मारामारी करते हैं, किसको मिलेगा किसको मिलेगा, यही सिस्टम चलता है। इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ सब प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है, अगर आप प्रोस्पेक्टस पढ़ोगे तो आपको सारा चीज दिखेगा, एकदम प्रैक्टिकल चीजें हैं, ठीक है। इसलिए स्टॉक मार्केट का क्लास करना या स्टॉक मार्केट के साथ रेगुलरिटी रखना, ठीक है, मैं नॉर्मली मैं बोलता हूँ करो, क्योंकि करने से आपका दिमाग खुलेगा। सेक्शन 42 सबसेक्शन 2 originally contains 50 or such higher number as may be prescribed since section rule 14 subsection 2 of the companies prospectus and allotment of securities rule 2014 as amended through companies prospectus and allotment of securities second amendment rule 2018, an offer or invitation to subscribe securities under private placement shall not be made to person more than 200। पहले 50 था, बाद में उसको 200 तक किया गया, in the aggregate in a financial year, hence limit of identified persons under section 42 subsection 2 shall be read as 2। ठीक है, प्राइवेट प्लेसमेंट के लिमिट को कहाँ बोला, कब बोला, वो सब बोला है, अब इसमें क्या समझाऊं, ये बस एक बार मैंने जैसे मैंने पढ़ाया वैसा खुद को भी पढ़ के एक बार लिख लेना है कि ऐसे ऐसे इसमें बोला था, ठीक है। The aforesaid restriction would be reckoned individually for each kind of security that in equity share, preference share or debenture। और ये जो 200 के अंदर करना है, ये नॉर्मली रेस्ट्रिक्टेड किस किस केस में नॉर्मली होता है, इक्विटी शेयर के केस में भी होता है, प्रेफरेंस शेयर के केस में भी होता है, डिवेंचर के केस में भी होता है, और ईच केस में अलग अलग भी देखने को मिल सकता है। छठी पॉइंट में बोला है सर, 6 पॉइंट में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कौन होता है, ये लोग सर दे आर नॉट बैंक, बट ये लोग बैंक नहीं है पर बैंक की तरह काम करता है, आपके घर के सामने भी 2-4 दिख जाएगा। मेरे घर के सामने एक है, घर से आज ही यहाँ से निकलने के टाइम पे थोड़ा सा बाएं साइड में, जब तुम वीआईपी की तरफ जाओगे, ज्यादा दूर नहीं जाना है, थोड़ा सा तो फुचका कहाँ खाने जाता है, गुपचुप कहाँ खाता है, गुपचुप कहाँ खाता है, उतना दूर जाता है फुचका खाने, अच्छा तो उतना दूर भी जाने का जरूरत नहीं है,
ये तुम इधर से निकल के, यहाँ पर एक सैलून है ना, सैलून के बाद एक मछली बिकता है लाइट वेट जला के, ठीक, मछली जहां पर खत्म होता है उसके ऊपर की तरफ देखना, देखना मुथूट फाइनेंस का तुमको एक बिल्डिंग दिखेगा, ठीक है। ये तो मुथूट फाइनेंस क्या है, एनबीएफसी। मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम गोल्ड लोन, ठीक है, ये जब भी है, ये सभी एक्चुअली फाइनेंस कंपनी है, एनबीएफसी, ठीक है। ऐसे और भी नाम आपके सामने मैं बोल सकता हूँ, आदित्य बिरला फाइनेंस, चोलामंडलम फाइनेंस, ठीक है, फिर आपका आ जाता है बजाज फाइनेंस, ठीक है। ये सभी एनबीएफसी कैटेगरीज में आता है। इनका काम ये होता है कि लोन देয়, हाँ हाँ এরা তো খালি লোন দেয়। हाँ, इसीलिए तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, फाइनेंस कंपनी माने लोन पाने को तो फाइनेंस ही बोलते हैं। হ্যাঁ, जैसे हमको अगर फाइनेंस का जरूरत पड़ता है तो उसको मतलब क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं, नॉर्मल लोग बोलते हैं हमको लोन का जरूरत है। जो बिजनेसमैन होते हैं वो क्या बोलते हैं, फाइनेंस का जरूरत है। ऑब्वियसली दे आर बेसिकली लोन प्रोवाइडर, ठीक है। इनके पास बहुत पैसा है, ठीक है, और ये बेसिकली लोगों को लोन दे के उसका इंटरेस्ट से कमाते हैं। जिनको बैंक से लोन नहीं मिलता, ये लोग, उनके पास यही लोग जाते हैं। बैंक बहुत पैंतरा मारता है, पैंतरा माने ये पेपर लेके आओ, वो पेपर लेके आओ, है ये माने बहुत झमेला करता है। रूल्स रेगुलेशंस बहुत टाइट है ना आरबीआई का। बैंक अगर, बैंक का क्या है ना, इंडियन बैंकिंग सिस्टम वर्ल्ड का बेस्ट बैंकिंग सिस्टम। बेस्ट माने मोस्ट सिक्योर। किसी किसी केस में एम्प्लॉय लोग भी थोड़ा फालतू होता है, सरकारी एम्प्लॉय केस में मैं देखा हूं। मैंने फालतू, मैंने वो कुछ देखना नहीं चाहता, काम नहीं करना है उसको, बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, सैलरी तो उतना ही मिलेगा, मानो घूस घूस का उतना चक्कर नहीं है, फंस जाएगा। इसलिए ना वो लोग मेहनत नहीं करता है। अदरवाइज एक चक्कर क्या है कि वो ना ऐसे किसी अनसिक्योर्ड लोगों को लोन नहीं दे पाता है, ठीक है, जिसका प्रॉपर एसेट का ठिकाना नहीं है, जिसका प्रॉपर कुछ नहीं है, तो वो एनबीएफसी के पास जाता है, ठीक है। और आज के डेट में आरबीआई मोर और मोर एनबीएफसी को जगह दे रहा है। क्यों? क्योंकि देख रहा है कि एनबीएफसी बिजनेस अच्छा कर रहा है, इकोनॉमी में काफी ज्यादा हेल्प हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए एनबीएफसी का एक बहुत बड़ा रोल प्ले है। तो यहाँ पर क्या कहना चाहता है, समझ गए एनबीएफसी? चलो, ऐसे एनबीएफसी लॉ पढ़ा जाता है, अलग से लॉ है, सीएस लॉ, लोगों को पढ़ा जाता है एनबीएफसी लॉ। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज व्हिच आर रजिस्टर्ड विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। अच्छा, हाउसिंग फाइनेंस और एनबीएफसी में थोड़ा फर्क इतना होता है कि हाउसिंग फाइनेंस स्पेसिफिकली हाउसिंग फाइनेंस में काम करता है, ठीक है। जैसे इंडिया बुल हाउसिंग, लास्ट क्लास में दिखा रहे थे इंडिया बुल हाउसिंग पे, वो अलग अलग ट्रांचेस में डिवेंचर इशू किया है ना। आपको कितना बार इंडिया बुल हाउसिंग का मैंने वेबसाइट से दिखाया क्लास में, ठीक है। या फिर एचडीएफसी, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। एचडीएफसी तो बैंक है, पर एचडीएफसी का सिर्फ एचडीएफसी भी होता था। अभी लास्ट ईयर एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी मार्च कर गया, नहीं तो अलग से एक एचडीएफसी होता था, ठीक है। रेपको होम लोन फाइनेंस बोल के कंपनी है, बहुत सारा है, होम फाइनेंस कंपनी भरा पड़ा है, छोड़ो, काउंटलेस होम फाइनेंस है, एलआईसी का भी। हाँ, এরা কিভাবে লোনটা দিচ্ছে, কাদেরকে দিচ্ছে? যে কোনো লোক যাদের হাউসিং লোন দরকার, যদি তোর ইনকাম ঠিকঠাক একটু দেখাতে পারিস তোকে দিয়ে দেবে। পেপার যদি এদিক ওদিক হয় ওরা ম্যানেজ করে না। ও আচ্ছা। थोड़ा बहुत पेपर्स में अगर इधर उधर भी होता है, तुम बैंक में जाओगे, बैंक तुमको रिजेक्ट करने का चांसेस इज वेरी हाई, मे बी। हाँ, थोड़ा ज्यादा होता है। बैंक अगर 8% मांगता है, ये लोग 10% मांगेगा, ठीक है। इंटरेस्ट, हाँ हाँ इंटरेस्ट। हाँ, ऑब्वियसली बैंक से इंटरेस्ट ज्यादा होगा इसका, बैंक से इंटरेस्ट ज्यादा होगा, और प्रोसेसिंग चार्जेस वगैरह भी बैंक से थोड़ा ज्यादा ही होगा, ठीक है। लेकिन लेकिन मानो देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉपर्टी में कहीं पर बहुत डिस्प्यूट होता है, बैंक डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी पे लोन नहीं दे पाता, बैंक कच्चा काम नहीं कर पाएगा। बैंक को बहुत झमेला है आरबीआई से, उसको ऐसा पेनल्टी ठोकेगा, फिर उस पेनल्टी का पैसा के चक्कर में आरबीआई इज वेरी रेस्ट्रिक्टेड, वो एकदम मतलब दादाजी है, ठीक है, मैंने हार्डकोर दादाजी। वो कभी क्या पेनल्टी किस बात पे लगा देगा, ठीक है, तुमको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए बैंक रिस्क ही नहीं ले पाता, इसीलिए एनबीएफसी का अलग से जगह मिला है। और बैंक इसको, आरबीआई क्यों बैंक को इतना स्ट्रिक्ट रखता है, ताकि पब्लिक का ना इंडियन बैंकिंग सिस्टम में भरोसा ना उठे। देखो आप, जो हमारा सबका पैसा बैंक में रहता है ना, हम लोग चैन की नींद सोते कि नहीं सोते, है ना। ये क्यों? क्योंकि आरबीआई ने इस तरह का इकोसिस्टम डेवलप किया है। जस्ट इमेजिन। सर जैसे बैंक लोन को पास करने में मैनेजर का हाथ में होता है, लेकिन लोन डिपार्टमेंट का हाथ में। ऑब्वियसली मैनेजर का हाथ तो होता ही। तो सर जैसे हम लोग कोई सिक्योरिटी को मांगता है, हाँ। या कोलेटरल मांगते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगता है, तो इससे अगर हम नहीं देते, बाय चांस लोन पास कर, तो मैनेजर का रिलेशन में इसलिए उनको लोन सैंक्शन कर दिया,
प्रीवियस में सैंक्शन कर तो हमको 10 लाख का लोन दिया, तो लोन एकदम खराब हो गया। ये तो बैंक का नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होता है, इसको एनपीए बोलते हैं, बैंकिंग अकाउंट्स में पढ़ा जाता है, ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स माने ये बैंक के लिए बैड डेब्ट हो जाता है, लेकिन इतना आसानी से तुमको छोड़ेगा नहीं भाई, ठीक है, बैंक किसी को इतना आसानी से नहीं छोड़ता है। तुम्हारा अगर मानो होम लोन है, ठीक है, मानो 10 लाख का तुमने घर का लोन के लिए 10 लाख लिया था, तो तुम्हारा घर का प्रॉपर्टी का पेपर उनके पास मॉर्गेज होगा, ठीक है। अगर मानो तुमने बिजनेस लोन लिया है, तो तुम्हारा बिजनेस का या किसी भी चीज का, मानो लैंड जमीन गिरवी रख के या गोल्ड गिरवी रख के कुछ तो मॉर्गेज रख के तुमको लोन दिया होगा। अनसिक्योर्ड तो बैंक नॉर्मली करेगा नहीं, तो तुम्हारा जो भी चीज है उसके पास होगा, फिर वो मार्केट में बेच के एक टाइम पीरियड होगा, नोटिस भेजेगा, उसके बाद वो उसको बेच के मार्केट में अपना पैसा रिकवर करेगा। अगर अनसिक्योर्ड के रूप में लेते हैं तो अनसिक्योर्ड नॉर्मली तभी होता है जब गवर्नमेंट गारंटी देता है, नहीं तो अनसिक्योर्ड नहीं होता है। बैंक अपनी तरफ से अनसिक्योर्ड कभी नहीं करेगा। अगर सरकार बोलता है कि जाओ जो सबको लोन दे दो 3 लाख 4 लाख करके, ठीक है, किसानों को लोन दे दो, वो सरकार गारंटी लेता है। अगर बैंक में वो फेलियर करता है, फिर सरकार जितना फेलियर करेगा वो अपनी तरफ से बैंक को सबसे बने उसको भरपाई करेगा। नॉर्मली अनसिक्योर्ड कोई भी बैंक अपने तरफ से तो नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। अगर कार लोन है, ठीक है, तो कार का लोन रिपे नहीं करेगा, रास्ते में मानो तुम नया नया जॉब मिला है, ईएमआई में गाड़ी ले लिया, ठीक है, एवरी मंथ 10,000 करके भरेंगे, 50,000 का जॉब लगा है, 10,000 तो आराम से निकल जाएगा, स्टाइल भी हो जाएगा, नया नया गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब एकदम घूमते रहेंगे, कोई इशू नहीं है, जो जैसे लोग करते हैं, ठीक है। लड़का लोग कार से ज्यादा थोड़ा रॉयल एनफील्ड एटसेट्रा है ना, हायाबुसा जो भी है। अब मानो गाड़ी तो ले लिया, अब तुम्हारा लोन है ना, तो गाड़ी को कहीं पर भी रास्ते में रुक के, लोन डिपार्टमेंट का ऑफिसर रास्ते में रुक के वहां पर 4 गाली दे के गाड़ी लेके चला जाए। अगर उस मतलब पहले तो तुमको सिंपल नोटिस जाएगा, तुम नोटिस का जवाब नहीं दोगे ना, तो चुपचाप आके आस पड़ोस के सामने तुम्हारा इज्जत का फजीदा करेगा। तुम सुनने में तुम अजीब लगेगा तुमको, ये एक तरह का एक स्कैम चल रहा है, बहुत सारा नॉर्मल गंदा कंपनी भी मार्केट में आया है। मानो कि मेरे पास 10 लाख है और मैं सबको लोन देता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं कोई बैंक नहीं हूँ। मानो तुमको लोन का जरूरत है, तुम आ गए सर लोन देते हैं, ठीक है, कितना चाहिए, 5,000, अच्छा ठीक है, हाँ हाँ हाँ, মহাজন টাইপের। हाँ हाँ महाजन टाइप का, बट ये न्यू 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 जनरेशन का, ठीक है, न्यू जनरेशन का ऐप के थ्रू से लोन देते हैं, ठीक है। वो सब कैश का कोई सिस्टम नहीं है, सब एकदम डायरेक्टली बैंक अकाउंट में जाएगा, वॉलेट सिस्टम पे या कुछ भी, ठीक है। मेरे ऐप का लिंक आपको मैं दूंगा, ठीक है। अर्जेंट लोन नहीं आता है मैसेज, आता है ना, अर्जेंट लोन एटसेट्रा, हाँ, कॉल कॉल करके लोन ले लो, इमीडिएटली 10,000 का लोन मिलेगा, इमीडिएटली 20,000 का लोन मिलेगा। तो उसमें इंटरेस्ट भी हाई होता है, मानो 10,000 में मानो बोलेगा कि 1,000 टका एक्स्ट्रा दे देना, ठीक है, 500 टका एक्स्ट्रा दे देना, इंटरेस्ट इज वेरी हाई नॉर्मली। अब मानो कोई अगर मानो तुम अगर मानो इसने तुमको छोड़ो, ये मानो लोन लेके मार दिया, ठीक है। अब ये लोकल में कौन है, कहाँ रहता है, सब इसका डेटा वगैरह सब है, इसका फोन का सारा कॉन्टेक्ट भी मेरे पास हो, ये सब मैं हैंग इसके से ले लूंगा पूरा स्कैन करके। वो जब डेटाबेस मांगूंगा ना, उसके स्कैन में इसका पूरा कांटेक्ट मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये लोन मारेगा ना, ड्यू डेट कैंसिल होगा ना, 2 बार 3 बार इसको फोन करके बोलूंगा कि तुम्हारा लोन बाकी है, पे कर दो, नहीं सुना ना, अब इनके कॉन्टेक्ट में जितना नंबर है, रिलेटिव, मदर फादर, सबके अकाउंट में बोल दूंगा कि ये लड़का चोर है, गाली दे के मेरा पैसा मारा है, अगर आप इनमें से किसी को जानते हो, ठीक है, तो इमीडिएटली हमें बताओ। गजब मने भयंकर। एक बार एक लड़की पूना से मेरे साथ कांटेक्ट किया था, ठीक है, पढ़ने के लिए, तो ऑब्वियसली उसके फोन में मेरा नंबर उसने सेव करके रखा होगा। तो मेरे फोन में एक दिन एक मैसेज आया है उस लड़की के नाम से, जिसको मैं जानता नहीं हूँ, मैं भी कोई भी मेरे को कॉल करता है मैं भी उसका नंबर सेव करके रखता हूँ। तो उसका नाम से मेरे फोन में मैसेज आया कि ऐसे ये लड़की इतना पैसा लेके मार दिया। मैं मैम को देख के दिखा के बोल रहा हूँ कि ये क्यों भेजा है। फिर कुछ दिन बाद और एक लड़का सिमिलर काइंड ऑफ, ठीक है, लेकिन वो कोई स्टूडेंट नहीं है, मेरे नोन है, बट उसके बारे में भी सिमिलर मैसेज मेरे को आया, लेकिन उसका पापा को मैं जानता हूँ। तो मैं सीधा जाके उसके पापा को बोला कि ऐसा ऐसा बात है, आपको पता है? बोले नहीं मेरे को नहीं पता। बोली तो फिर सर तुमको मेरे मैं, साथ भी हुआ है ये। ठीक है, दर्श के साथ भी हुआ है ऐसा, ठीक है। मेरे भैया
कनाडा के भैया, मैं देखा अचानक मैसेज करके मांग रहे हैं कि थोड़ा पैसा चाहिए। मैं सोचा उनको क्या दरकार होगी, फिर मैं देखा सेम डिट्टो कोई अकाउंट बना के मेरे से बात कर रहे हैं। बस एक लेटर भी नहीं, डॉट का फर्क था अकाउंट में। मैं थोड़ा मान भी गया था, कन्विंस हो गया। तो ऐसे में आप जो ये सब फ्रॉड ऐप होता है, ऐसा ऐप डालो सारा चीज ले लेता है ये सब। ऐसे कितना सारा ऐप है मार्केट में, तुमको क्या पता। इसलिए ना, इसलिए अगर आपको जैसे दर्श के साथ भी सिमिलर कहानी हुआ है, तो वही अगर ऐसे कभी भी तुमको लोन का जरूरत है, तुम ऑथेंटिक सोर्स से लोन उठाओ सर, या फिर किसी से कैश में उठाओ, ठीक है। लेकिन ये सब ऐप के थ्रू से जो लोन है ना, जो डुप्लीकेट सोर्स से, तुमको अगर कंपनी के बारे में पता नहीं है, तो वो सब जगह से लोन का लेने का चक्कर भी मत कर। क्या जो भी है मोबाइल में इंस्टॉल किया रहता है एप्लीकेशन, उसमें जब वायरस तभी वायरस का कोई मैटर नहीं है आजकल। किसी किसी फोन में क्या क्या चीजें हैं तुमको क्या पता। तुम ऐसा बोल रहे हो मेरा कुछ ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है, ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म में अगर तुम काम करते हो ना, ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म तुम्हारे फोन में एक ऐप इंस्टॉल करके देगा, ठीक है। ब्रोकिंग छोड़ो, कोई कोई बड़े बड़े कंपनीज में भी सेम चीज है। तुम उस फोन में तो उसका ऐप तुमको रखना ही पड़ेगा। जैसे ही तुम ऑफिस आ रहे कि नहीं आ रहे, तुम सुनने में सब पागल हो जाओगे। तुम ऑफिस आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, तो उसके ऑफिस के 1 किलोमीटर के रेडियस में जैसे ही तुम आओगे, अटेंडेंस काउंट हो जाएगा। मैंने ऐसा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अगर चले जाओगे तो फिर वो एब्सेंट हो जाएगा। तो 1 किलोमीटर के रेडियस में आने के बाद जैसे ही तुम वहां पर जाके अपना फिंगरप्रिंट दे दोगे, तो अटेंडेंस अप्रूव हो जाएगा। मैंने कंपनी को पता चल जाएगा कि तुम एरिया में आए हो। স্যার हाँ बोलो सर। স্যার কিছু কিছু অ্যাপ আছে যেতে থাকে না পারমিশন অ্যালাউড বলে, हाँ তো हाँ ওখানে ওখানে অ্যাকচুয়ালি ট্র্যাক করে এখন যা হচ্ছে, মানে কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয় যেমন লোকেশন, তারপরে আপনার কন্ট্যাক্টস, তো ওখান থেকে लोकेशन। আপনার ডেটাও চুরি করছে, আপনাকে ট্র্যাকও করছে। हम्म। মানে টার্মস এন্ড কন্ডিশনসে এগ্রি করতে হয়, ওরকম ব্যাপার স্যাপার। हाँ, टर्म्स टर्म्स कंडीशन एग्री करना पड़ता হ্যাঁ है। হ্যাঁ হ্যাঁ, और तुम तो এগুলো हड़बड़ी কিছুই में নেই আমি। पैसे के चक्कर में तुम तो वो सब देखते नहीं हो, ठीक है। चाहिए भाई 10,000 कहाँ से मिलेगा, ठीक है। फटाफट स्क्रॉल करो, टिक मारो, उसमें क्या जाता है, चेक बॉक्स में तो टिक करना है। इंस्टेंट लोन चाहिए हमको 20,000 का। बी वेयर सर, ये सब चीजों से बच के रहना, ठीक है। आप सोच भी नहीं सकते कब आपका इज्जत का फैसला हो रहेगा। अचानक से देखोगे कुत्ता बिल्ली बोल के गाली आ रहा है फोन में, और आपके सारे रिश्तेदारों को दे दिया गया, ठीक है। जहां पर आपका ऐसा कोई मतलब इंटेंशन ही नहीं था, मैंने आप ऐसा लड़का नहीं हो या लड़की नहीं हो, बट क्या पता, जैसे मैं बोला ना पूना का वो लड़की, उसके बारे में मेरे को पता चलेगा। अब उसको पता भी नहीं है कि ये चीज कितना लोगों को पता चल गया हो। तो लड़की से बात करके तो मेरे को डिसेंट लगा था, ठीक है। लेकिन ऐसे लोगों का पैसा लेके भाग गया तो सोचो कि क्या हालत होगा। उसके बच्चे के बारे में मेरे को पता था कि वो थोड़ा सा नालायक निकला है, ठीक है। नहीं वो मेरे को पता था वो नालायक है बोल के पता था। तो मैं जाके बोला कि ऐसा ऐसा है, अगर मार्केट में बहुत ज्यादा फैल जाएगा तो इस हाँ 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 ऑथेंटिक था। तो पापा को भी बाद में खबर मिला था, मैं बोला ठीक है मैं ठीक। हाँ दिया था। उसका पापा मेरे को बोला कि अगर ये सब, मैंने बंगाली में एक कहावत होता है, बोलते हैं कि छूचो मेरे हाथ बांध, ठीक है। मैंने छूचो मेरे हाथ बांधो का मतलब छूचा जाए नहीं आते, छचुंदर जो होते हैं, ठीक है। तो छचुंदर मार के मतलब बेसिकली ये तुम 2,000 के लिए अपना इज्जत का फलीदा कर रहे हो, कहीं करोड़ों का स्कैम करके कर दे। उसका पापा बोल रहे कि बैंक लूटता, जानता कि भाई मेरा बेटा बैंक लूट। ये 1,000 2,000 गंदा करके आस पड़ोस के मोबाइल में मैसेज जा रहा है कुत्ता बिल्ली करके। अरे क्या है, क्या मतलब है, अपने सामने अपने बच्चे को ऐसा करके बोल रहे हैं। हाँ कम से कम पेपर में आएगा। चलो छोड़ो सर, सब बात ना, क्या है ना, पॉइंट पे आ रहा था तो निकल गया, नहीं तो। The non-banking finance companies which are registered with the Reserve Bank of India and housing finance companies which are registered with the National Housing Bank. Actually, housing finance में वही आ सकता है जो National Housing Bank के साथ connected है. If they are complying with any regulations made by the Reserve Bank of India or the National Housing Bank in respect of
offer of invitation to be issued on private placement basis, they need not to comply with section 14 subsection 2 stated above. माने ये लोग भी प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकता है, बट वो 14 subsection 2 उनके लिए भी एप्लीकेबल नहीं। ठीक है, मैंने एनबीएफसी के केस में बोला कि ये लोग भी प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हैं। ये आपको थोड़ा सा याद रखने के लिए दिया गया है। प्राइवेट प्लेसमेंट शैल बी डीम्ड टू बी एन ऑफर टू द पब्लिक। ठीक है, read with subsection 11 to 42 as per explanation 3 of 42 subsection 3, if a company listed or unlisted, बार बार बोल रहा हूं सर, पब्लिक हो या प्राइवेट, makes an offer to allot or invite subscription or allots or enters into an agreement to allot securities to more than 200 identified persons, whether the payment for the securities has been received or not, or whether the company intends to list its securities or not in recognized stock exchange in or outside India। वे या तो हो सकता है वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड करना चाहता है, या फिर हो सकता है कि ना भी करना चाहता है। The same shall be deemed to be an offer to the public and provisions contained in section 23 to 41 shall apply। माने अगर ये स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनीज का बात हो जाए, अगर वो ऐसा कुछ भी कर रहा है कि स्टॉक मार्केट लिस्टेशन प्रोसेस में कर रहा है, तब वो पब्लिक ऑफर हो जाएगा, तब वो प्राइवेट प्लेसमेंट में नहीं रहेगा। Section 42 subsection 11 कहता है, in such case all the provision of this act and the Security Contract Act 1956 and Securities and Exchange Board of India Act shall be applicable। माने अगर वो प्राइवेट प्लेसमेंट बोल के पैसा ले रहा है, लेकिन उसका सारा जो इरादा है वो पब्लिक ऑफर की तरह हो रहा है, 200 क्रॉस करके चला जा रहा है, रेस्ट्रिक्शन कुछ भी वैलिड नहीं हो रहा है, तो बोल रहे तब ये पब्लिक ऑफर मान लेंगे और उस पर सेबी का लॉ भी लागू हो जाएगा। नॉर्मली प्राइवेट कंपनी के ऊपर सेबी का लॉ लागू नहीं होता है, लेकिन जब कैरेक्टर पब्लिक ऑफर की तरह हो जाएगा तब सेबी ऑफर। अलग कर रहा है या फिर पूरा पूरा स्टॉक एक्सचेंज का, हाँ स्टॉक एक्सचेंज इन और आउटसाइड इंडिया में लिस्टेड हो रहा है, और वो सिस्टमेटिक जो प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए लागू हो रहा है वो फॉलो नहीं हो रहा है, तो उसमें पूरा नॉर्मल 23 से लेके जो 41 का सेक्शन था, ये तो 42 का है, 23 से 41 तक जब हम लोग जो भी पढ़े हैं वो सारा सेक्शन लागू अलॉन्ग विद सेबी लॉ भी लागू होता है। ठीक है, मैंने वो पब्लिक कैटेगरी में आ जाता है। तो पेनल्टी एंड सबसेक्शन 9, 10 एंड 42 स्टिल कैन बी इम्पोज। पेनल्टी जैसे नॉर्मल में था वो इधर भी लागू हो जाता है। यहाँ पर पूरा मैनर दिया है, मैनर ऑफ इशूइंग प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर एंड एप्लीकेशंस, किस मैनर में होता है, माने प्रोसेस। ठीक है, बेसिकली इसमें समझने लायक तो कुछ होता नहीं है, बेसिकली प्रोसेस जानना पड़ता है, एग्जाम में लिखने के टाइम पे भी काम आता है। 42 subsection 3, a company making private placement shall issue private placement offer and application to identified person whose name, address are recorded by the company in the form and manner prescribed below। Private placement offer and application shall not carry any right or renunciations। right माने कोई अधिकार नहीं होता, और कोई रिनाउंसिएशन नहीं कर सकता, माने त्याग नहीं कर सकता, माने मेरा शेयर मैं तुमको देके निकलूंगा, ये सब नहीं चलता है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स नहीं चलेगा। ठीक है, रिनाउंसिएशंस। Resolutions of private placement offers, Rule 14 subsection 1 of companies Rule 2014 require prior approval of the shareholder of the company। माने जो ऑलरेडी कंपनी का शेयर होल्डर है उनका एक प्रायर अप्रूवल चाहिए। स्पेशल रेजोल्यूशंस बनाओ अपनी कंपनी में प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर करने के लिए और इनवाइट करने के लिए। द एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट एनेक्स टू द नोटिस फॉर शेयर होल्डर अप्रूवल मस्ट डिस्क्लोज द फॉलोइंग। क्या क्या बोलेगा, क्या क्या रहता है, बड़ा सिंपल चीजें हैं। रेजोल्यूशन क्या पास किया वो बताओ। ठीक है, particulars of the offer including date of passing of board resolutions, kind of securities offered and price, माने किस तरह का सिक्योरिटी ऑफर कर रहे हो, सिक्योरिटी माने सिक्योरिटी गार्ड, क्या शेयर, डिवेंचर, शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स, प्रेफरेंस शेयर एटसेट्रा। ठीक है, सिक्योरिटी ऑफर्ड, शेयर सिक्योरिटी गार्ड ऑफर करोगे, हाँ, या बाउंसर ऑफर करोगे, और बॉडीगार्ड लोग होते हैं ना उसको बाउंसर बोलते हैं ना। तो काइंड्स ऑफ सिक्योरिटीज ऑफर्ड एट द प्राइस एट व्हिच सिक्योरिटी इज बीइंग ऑफर्ड, माने डिवेंचर इशू कर रहे हो तो कितने दाम का डिवेंचर, शेयर इशू कर रहे हो तो कितने दाम का शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हो तो कितना दाम का प्रेफरेंस शेयर बता दो। बेसिस ऑफ जस्टिफिकेशन फॉर द प्राइस, माने जो दाम बता रहे हो उसकी बेसिस उसका जस्टिफिकेशन भी दे दो कि मेरा बिजनेस इतना पैसा कमा रहा है, मेरा अर्निंग पर शेयर इतना हो रहा है, मेरा शेयर का बुक वैल्यू इतना हो रहा है, मार्केट में डिमांड इतना हाई है तो मैं प्रीमियम भी थोड़ा चार्ज कर रहा हूँ। प्रीमियम का आज कब चार्ज होता है, जब डिमांड हाई हो जाता है, अदरवाइज प्रीमियम नहीं आएगा। कभी जैसे रिसेंटली वोडाफोन आइडिया ने अपना शेयर का दाम मार्केट में जो ऑफर फॉर सेल में लगाया था 10 टका पर शेयर, 10 रुपीज पर शेयर,
ऐसा क्या हो गया भाई, इतना बड़ा कंपनी को 10% में शेयर बेचना पड़ रहा है? क्योंकि अभी और पहले जैसा गुडविल बिजनेस का नहीं। इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करेगा ना, वो चाहे नाम वोडाफोन आइडिया कितना भी ले लो, बिजनेस पे दम नहीं है। इतना लोन के अंदर ये बिजनेस है कि इसको बहुत दिक्कत है। समझ रहे सर? इसलिए 10% में शेयर इशू किया। और मजा का बात है, इनका जो जरूरत था वो पूरा हो गया। करीब 20,000 करोड़ का जरूरत था, वो पूरा हो गया। शेयर का दाम कम था बोल के लोगों ने अप्लाई किया। बुद्धि अच्छा लगाया इसका फाइनेंस ऑफिसर ने। यही सब काम चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या बोलते हो, कितना दाम रखे। पेटीएम का कौन था पता नहीं। पेटीएम जब स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुआ था, पेटीएम का एक एक शेयर का दाम रखा था 2100 टका। ठीक है, आईपीओ में 2100 रुपीज। मैंने पेटीएम का जो फाइनेंस ऑफिसर थे, जो बेसिकली इस पूरा इशू का लीड कर रहा था, उसका दिमाग में भूसा होगा। क्यों सर, इतने बड़े हस्ती के बारे में आप ऐसे बोल रहे हो? सर मैं क्या बोलूंगा, मार्केट खुद उसको बना दिया। पेटीएम का आईपीओ 2100 टका में आया। पेटीएम को मार्केट से करीब करीब ऐसे ही 20,000 करोड़ समथिंग चाहिए था, उसको पूरा पैसा नहीं मिला, अंडर सब्सक्रिप्शन रह गया। ठीक है, और शेयर इशू होते ही, जिस दिन इशू हुआ नेक्स्ट दिन पूरा सीधा गिर के 1600। उसके बाद हाँ, अरे मेरा खुद का डूबा है, तभी तो बोल रहे हैं। मैंने एक लॉट लिया था उसका, मेरा खुद का डूबा है। 2100 करके, 2100 करके। हाँ, करीब 15-16 हजार का इन्वेस्टमेंट था। हाँ এক बोल লট सर बोल। हाँ শেয়ার? কিটা এক লট মানে কতগুলো শেয়ার? ওই মোটামুটি 15-16 হাজার টাকার ইনভেস্টমেন্ট থাকে। এবারে এক লটে এবারে যতগুলো হবে 2100 টাকা করে। ঠিক আছে, अब 1600 आया 500 टका करके। तो मैंने तो उस टाइम पे मैं सोचा कि रखते हैं बढ़ेगा। फिर पता चला कि इसका तो बढ़ने का चांसेस नहीं है। फिर मेरे को 500 टका, 1400 में मैं बेचा। मैंने कितने में, मैं लॉस कितना खा गया सर? 700। करीब कितना हो जाएगा मेरे पास? आ, 7-8 तो हो ही रहा है शेयर। ठीक है, 8 शेयर, 8-7, वही 5,000, 6,000 7,000 का लॉस मैं तो खाया था, मेरे को पता है। ठीक है, मोटा मोटी ऐसे तो याद आ रहा है, 6-7 हजार का लॉस खा गया। अभी तो पुराना सब चला गया, अब तो नया लिया मैंने। लास्ट बार लिया था एक, उसमें थोड़ा सा फिर से लॉस खाया। पेटीएम बहुत बार लॉस दिया। ठीक है, तो उसके कारण है कि वो आरबीआई ने बैम्बू दिया था पेटीएम को। वैसे मैंने अकेला नहीं, तो ये दर्श को भी मिला होगा लस, क्योंकि दर्श दर्श मेरे को पूछ के लगाया था। और मेरा जो भी स्टॉक मार्केट स्टूडेंट है, किसी किसी का 10,000 20,000 फंसा हुआ है पेटीएम में। इतना बैम्बू दिया, अब रिसेंटली फिर से मैंने बोला पेटीएम लो। 330 में लेने बोला, आज 400 के आसपास गया। 70 टका पर शेयर कमा के किसी ने प्रॉफिट बुक कर लिया। आजकल पेटीएम में ट्रेड करता हूँ, इन्वेस्ट नहीं करता, क्योंकि जब भी ट्रेड करता हूँ गजब का गेन देता है। ठीक है, ट्रेड करके मजा आ गया आजकल पेटीएम में। इन्वेस्ट का तो मैं सोचता भी नहीं, क्योंकि कभी कभी इतना वो छलांग मारता है, गजब पैसा दे देता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट नहीं करता, जो भी हो अलग कहानी है। बट कहने का मतलब यह था कि 2100 टका पर शेयर का दाम रखा। तो बाद में देखो, पैसा डूबने के बाद एनालिसिस तो हो ही जाएगा। ठीक है, एनालिसिस किया, पता चला कि इसका प्रॉफिट नहीं है, ओवर वैल्यूड हो गया था। अगर शेयर का दाम 1,000-1,200 करता ना, 1,000-1,100 होता, तो कंपनी का शेयर 1,200-1,300 में लिस्टेड होता, और वही 1,500 के अंदर रहता। लेकिन ये कम से कम 600 से 700 टका ओवर वैल्यू करती है। यानी ये बोल रहे हैं कि मैं हूं और कोई नहीं। प्रॉब्लम क्या हो गया मार्केट में, गूगल पे, फोन पे, इनका भी अच्छा खासा मार्केट शेयर हो चुका है। तो पेटीएम अकेला मार्केट में और लीडर नहीं है। एक जमाने में जो था ये सब सिस्टम में, अभी फोन पे काफी लोग यूज करता है, जीपे भी काफी लोग यूज करता है ना? तो पेटीएम अकेला और मार्केट लीडर तो नहीं रहा। ठीक है, तो ये चीज मैं भी इन्वेस्ट करने के टाइम में, मैं क्यों, कितना बड़े बड़े लोगों का भी हुआ है, ये नहीं आइडेंटिफाई कर पाया, और जिसने भी इसका शेयर का नाम वैल्यू किया था वो गलत हो चुका है। और ऑब्वियसली कोई ना कोई टॉप लेवल, माने चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर पोस्ट का ही कोई होगा, सीएफओ या तो चार्टर्ड, या तो एमबीए फाइनेंस, आईआईएम टाइप का, ऐसा ही कोई होगा। यही सर, हाँ आईआईएम एमबीए वाला जो होता है, बड़े बड़े फाइनेंस ऑफिसर्स जो हो मैंने नॉलेज। हाँ आईआईएम एमबीए के लिए, और आईआईटी इंजीनियरिंग के लिए।
IIM भी कुछ कम नहीं है। IIT इज इक्विवेलेंट, माने जैसे IIM इज मैनेजमेंट माने मैनेजमेंट का टॉप लेवल है, IIT टेक्नोलॉजी का टॉप लेवल, ठीक है, तो वो इक्विवेलेंट है। हाँ, वो टेक्नोलॉजिकल बने इंजीनियरिंग का प्लेसमेंट देता है और ये मैनेजमेंट लेवल प्लेसमेंट देता है, कोई किसी से कम नहीं है। IIM कर विशाखापट्टनम में मेरे फ्रेंड, मेरा पार्टनर फ्रेंड का मतलब वो IIM वाइजैक। IIM में नॉर्मली 3 सबसे पॉपुलर है। IIM कोलकाता जोका में है, साउथ कोलकाता में बहुत टॉप है। IIM बॉम्बे, IIM बैंगलोर और IIM एक है, 3 ही सबसे पॉपुलर, और अहमदाबाद। IIT में 4, IIT में 4 है, खड़गपुर, कानपुर, बॉम्बे, दिल्ली। हाँ। समझ में आ रहा है ना सर? अच्छा, बाकी देखो रूल है, बेसिस ऑफ जस्टिफिकेशन फॉर द प्राइस, नेम एंड एड्रेस ऑफ वैल्यूअर हु परफॉर्म वैल्यूएशन। अभी जैसे मैं बात कर रहा था, ठीक है, देखिए कौन वैल्यूएशन किया शेयर का, amount which the company intends to raise by way of such securities, material terms of raising such securities, proposed time schedule, purpose or object of offer, ठीक है, कंट्रीब्यूशन बीइंग मेड बाय द प्रोमोटर्स, माने जो बिजनेस का मेन ओनर है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, डायरेक्टर का कितना है, आइदर एज पार्ट ऑफ द ऑफर और सेपरेटली इन फर्दरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, प्रिंसिपल टर्म्स ऑफ एसेट चार्ज ऑन सिक्योरिटीज, माने अगर कोई डिवेंचर वगैरह है तो उसके पीछे कोई एसेट को चार्ज पे तो लगाया नहीं क्या, चार्ज माने ऐसे मानो डिवेंचर इशू किया कंपनी ने, तो अगर डिवेंचर इशू किया, जैसे मैंने डिवेंचर इज अ लोन, मानो मेरा कंपनी है, मैं डिवेंचर मांग रहा हूँ आप लोगों से कि सर मेरे को 5 लाख का जरूरत है, डिवेंचर इशू कर रहा हूँ, आप लोग मेरे को 10-10 हजार का मिनिमम डिवेंचर का एक लॉट का है, आप लोग मेरे को दो, ठीक है, मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा, कितना इंटरेस्ट दूंगा, 3 साल बाद मैं आपको रिडीम करूंगा, टोटल 5 लाख पे मैं मान के चलो 12% इंटरेस्ट दूंगा, ठीक है, तो 5 लाख पे 12% 60,000 टका होता है। अब अगर मानो आप लोग तीनों मिलके मेरे को 5 लाख देते हो तो 60,000 टका 3 साल बाद मैं आपको दे दूंगा। अब सर आपको क्यों देंगे, सर बैंक में दोगे तो 7.5% मिलेगा, मैं तो आपको 4.5% एक्स्ट्रा ले रहा हूँ ना, ठीक है, तो ये होता है डिवेंचर। लेकिन एक सवाल है, सर मैं एक प्राइवेट कंपनी, ठीक है, अब तुम मेरे को लोन देने वाले, अगर मेरा बिजनेस कभी बंद हो गया तो, मैं दिवालिया निकल गया तो, ठीक है, तो फिर तुम लोगों का जो 5 लाख है इसका क्या होगा सर, ठीक है, इसलिए मैं क्या करूंगा, चार्ज क्रिएट करूंगा। अब 5 लाख पे अगेंस्ट मेरे मेरे पास जो भी एसेट है बिजनेस के अंदर, सपोज मेरे पास एसी है, मेरे पास बोर्ड है, बेंच है, जिसको मार्केट में बेच के वो 5 लाख के वैल्यूएशन का कुछ तुम्हें मिल सकता है, वैसा एसेट तुम्हारे नाम पे मैं मॉर्गेज कर दूंगा। इस मॉर्गेज करने को कहते हैं चार्ज क्रिएट करना। क्या कहते हैं इसको, चार्ज। इसके ऊपर एक अलग टॉपिक डिस्कशन होता है, चार्ज क्रिएशन, ठीक है, ये यहाँ पर एक छोटा लाइन मैंने वर्ड नहीं है, इसके ऊपर पूरा चैप्टर बन जाता है, ठीक है, तो इसलिए बोला टर्म्स ऑफ एसेट चार्ज ऑन एज सिक्योरिटीज। याद रखना सर, छोटा छोटा शब्द है, चाहे तो ऐसे तुरंत निकल जा सकते हैं, बट क्या है ना, उसी शब्द के अंदर पूरा चैप्टर बन जाता है, तो फिर मेरे को ऐसे निकलना सही नहीं लगता है। स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू टेक नोट एंड सर्टेन एक्सेप्शन अब रूल बोर्ड रेजोल्यूशन, ठीक है, इसका जरूरत अभी नहीं है। फाइलिंग ऑफ रेजोल्यूशंस विद रजिस्टर, अच्छा जो भी रेजोल्यूशंस हम लोग करते हैं, कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन पास्ड अबव शैल बी मूव टू रजिस्टर प्रायर टू इशू ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर। माने आप कुछ भी करने से पहले आरओसी में जमा करो, ठीक है, आरओसी को बता दो कि भाई हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं, ठीक है, उसी के ऊपर यहाँ पर बोला है। एप्लीकेबल एप्लीकेशन फॉर्म रूल 14 सबसेक्शन 4 ऑफ द कंपनीज रूल 2014, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर, ठीक है, ये देखो कौन से फॉर्म में होते हैं, जो लोग कंपनी सेक्रेटरी का स्टूडेंट्स है उनका एक सब्जेक्ट होता है ना एसपीसी, उन पे से फॉर्म का नंबर पूछता है, ठीक है, ये किस फॉर्म के थ्रू से क्या कर सकते हो, तो प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए कौन सा फॉर्म है, PAS4। पास 4 कहां से आया, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज का शॉर्ट फॉर्म है ये, ठीक है, PAS4। सीरियली नंबर्ड होना चाहिए, एड्रेस स्पेसिफिकली टू द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड, sent either in writing or in electronic mode, sent within 30 days of the recording the name of such person pursuant to section 42 subsection 3, ठीक है, कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए बोल रहे हैं सर। रूल 14 subsection 4 companies prospectus and allotment securities rules 2014 require the company to maintain a complete record of private placement offer in form number PAS। याद रखिएगा, सर फॉर्म नंबर इंपॉर्टेंट होता है। मैनर ऑफ सब्सक्राइबिंग टू द प्राइवेट प्लेसमेंट इशू, person who is identified and provided with private placement application cum letter if willing to subscribe securities, माने जिसे भी कंपनी का शेयर लेना है इन प्राइवेट प्लेसमेंट में, they may apply in through same letter along with subscription
सर इसमें मैं क्या बोलूं, जैसे आईपीओ में अप्लाई करने के लिए दिखा रहा था ना, अप्लाई करके, हाँ अभी जब मैं आपको इक्सिको का दिखा रहा था वहां पर अप्लाई का ऑफर नहीं था, इधर कहाँ चला गया? ये अभी अप्लाई नाउ करेंगे क्योंकि जीरोधा से दिखा रहा हूँ तो सीधा जीरोधा में लेके चला जाएगा। ठीक है, अभी तो ओपन नहीं हुआ है, तो बेसिकली वही सिस्टम यहाँ पर बोल रहे हैं कि जितना मिनिमम अमाउंट देना है, जितना नंबर ऑफ शेयर मिलने वाला है, एप्लीकेशन में जो बोला है वो बस करना है सब्सक्रिप्शन करने के सिस्टम, तो सिस्टम को यहाँ पर भी बोला है आपको। एक क्वेश्चन दिया है, चलो देखते हैं। रूही एंड her brother Sohit were offered jointly 1000 equity share of 100 each by Soma Software Private Limited under the issue of shares on private placement basis. Offer cum application letter addressed to both containing their name as Mrs. Ruhi and Mr. Sohit, from whose account the company is required to take subscription money of 1000 equity shares. ठीक है, किसके अकाउंट से लेगा, सोहित के या रूही से? तो रूल कहता है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट प्रोविसो ऑफ रूल 14 सबसेक्शन 5 ऑफ द कंपनीज पास रूल 2014, इसको पास रूल भी बोल सकते हो, पास क्यों, समझ में आ गया? ठीक है, prospectus and allotment of securities rule 2000, money is payable on subscription to securities to be held by joint holders, क्योंकि यहाँ पर तो दो माने भाई बहन एक साथ कर रहे हैं ना, रूही एंड हर ब्रदर्स रोहित, तो सॉरी सोहित, joint holders shall be paid from the bank account of the person whose name appears first in the application. इसमें किसके अकाउंट से जाएगा, जिसका नाम पहले एप्लीकेशन में आएगा, उसको यहाँ पर सीनियरिटी बोलते हैं, एज का सीनियरिटी नहीं, एप्लीकेशन में नाम किसका पहले है उसी के अकाउंट से जाएगा। तो देयरफॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ 1 लाख, ठीक है, जैसे 1000 शेयर्स 100 करके कितना होता है 1 लाख टका, 1 लाख शैल बी पेबल बाय हर फ्रॉम हर अकाउंट, माने रूही के अकाउंट से जाएगा। इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द कंपनी टू इंश्योर दैट द मनी इज पेड फ्रॉम हर बैंक अकाउंट एंड नॉट फ्रॉम बैंक अकाउंट ऑफ हर ब्रदर सोहित। ठीक है, माने ये ऑब्लिगेटरी है, माने रूही के अकाउंट से ही जाना चाहिए, सोहित के अकाउंट से नहीं जाना चाहिए। इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द कंपनी, ऑब्लिगेशन माने समझते हो ना, करना ही पड़ता है। हाँ माने एक इट्स नॉट एग्जैक्टली लायबिलिटी, हाँ दायित्व है, वेरी गुड। इसका एक बंगाली में एक उसका बहुत अच्छा शब्द है, शायद आप लोग कनेक्ट कर सकते हो बिकॉज़ संस्कृताइज्ड है, दायबद्धता। आई डोंट नो इसका आप लोग क्या समझ रहे हैं, मैंने दायबद्धता बोलते हैं इसको प्योर बंगाली में, दायबद्ध इन द सेंस कि मुझे करना ही चाहिए। ठीक है, जैसे वो बोले दायित्व है, ठीक है, उसी तरह हम लोग बंगाली में बोलते हैं तुम्हें दायबद्ध हो, यू आर ऑब्लिगेटेड। ठीक है, मैंने बौद्ध मैंने बांध दिया तुमको और तुम्हारा दाय भी है, ये करना चाहिए तुम। ठीक है, limit on fresh offer, section 5, no fresh offer or invitation under this section shall be made unless the allotments with respect to any offer or invitation made earlier have been completed or that offer or invitation has been withdrawn or abandoned by the company. Proviso to subsection 5 read as subject to maximum number of identified person। अच्छा इसके बारे में तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, वो 200 के बारे में बोल रहे हैं, लिमिट ऑन फ्रेश ऑफर। ठीक है, 200 मैक्सिमम। द टाइम लिमिट फॉर अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, हाँ ये थोड़ा टाइम लिमिट देख लो सर। The company making an offer or inviting invitation under this section shall allot its securities within 60 days। हाँ important date है, कितने दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर। लेकिन ये 60 दिन कब से, if company fails to make allotment within 60 days then repayment of the application money to the subscriber shall be made within 15 days from the expiry of 60 days। मैंने जब मैंने पेमेंट कर दिया, मानो मैंने किसी कंपनी का प्राइवेट प्लेसमेंट की तरफ से शेयर खरीद रहा था और अगर मेरे को अलॉटमेंट नहीं किया, तो कंपनी मेरे को 60 दिन के अंदर अगर कंपनी मेरे को अलॉटमेंट नहीं किया, इफ कंपनी फेल्स टू मेक अलॉटमेंट माने अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, भूल गए कंपनी अकाउंट्स में बचपन में पढ़ते थे, क्लास 12 के अकाउंट्स में नहीं था एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, याद है ना? आजकल तो कंपनीज अकाउंट पे क्लास में भी पढ़ाया जाता है ये सब चीजें, फाउंडेशन में भी तो था ये सब। तो वही हाँ मैम पढ़ा रहा था ना। If company fails to make allotment within 60 days, then repayment of the application money to the subscriber, मैंने नहीं किया तो पैसा वापस करना चाहिए, कितने दिन के अंदर, within 15 days from the expiry of 60 days। माने अगर आज अलॉट करना था, आज से 60 दिन हो गया, फिर 60 दिन से 15 दिन के अंदर
पैसा वापस कर। मेरे को अलॉट करना चाहिए 60 दिन के अंदर, लेकिन 60 दिन निकल गया, फिर 60 दिन जब खत्म होता है वहां से 15 दिन के अंदर पैसा वापस कर। If the company further fails to repay the application money within 60 days, then it shall be liable to repay that money with interest at the rate of 12% per annum from the expiry of this 60th day. माने बेसिकली ये जो पहला 60 दिन था विद इन 60 डेज, देन रीपेमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी टू द सब्सक्राइबर शैल बी मेड विद इन 15 डेज फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 60 डेज। अब मानो इफ द कंपनी फर्दर फेल्स टू रीपे द एप्लीकेशन मनी, अगर एप्लीकेशन मनी रीपे करने में फेलियर करता है, पहला 60 दिन था आपको अलॉट करना था, फिर आपने अलॉट नहीं किया, आपको 15 दिन का टाइम दिया, रीपे कर दो जिससे पैसा लिए थे, ठीक है, रीपे नहीं किए, फिर से 60 दिन मौका है। If the company further fails to repay the application money within 60 days, फिर से 60 दिन दे रहे तुमको, अगर कंपनी उस 60 दिन के अंदर भी रीपे नहीं कर पाते हैं, अब कंपनी जितना देरी करेगा 12% इंटरेस्ट में उस 60 दिन से काउंट होगा फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द 60th डे, ठीक है, उस 60 दिन से काउंट होगा जितना दिन का देरी करोगे, ठीक है, मैंने एक्सपायरी ऑफ द 60th डे ये वाला 60th डे, इस डेट से काउंट होगा जितना दिन का होता है, पर एनम के बेसिस में 12% का इंटरेस्ट चार्ज करे, मैंने आपको वापस करने का टाइम, इतना तो मौका दे 12 मंथ्स, मैंने पर एनम के हिसाब से। अब जितना मंथ का देरी होगा, अब मानो 3 महीने का देरी होगा तो 3 महीने का ही इंटरेस्ट चार्ज होगा, ऐसा नहीं कि पूरा साल भर का दे देगा, इंटरेस्ट चार्ज होगा पर एनम बेसिस। हाँ 1% पर मंथ बोल सकते हो, ठीक है, यस यू आर राइट सर। समझ में आ रहा है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, एग्जाम में ये सब पूछते हैं कि कितना दिन बाद करना चाहिए, ठीक है, कितना परसेंटेज इंटरेस्ट लग जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट जैसे आपने बोल दिया कि रूही या कोई से पेमेंट किसको करना है, यहाँ पर एग्जांपल हो सकते हैं, तो मान लीजिए रूही को करना है, इस तरह पहले आता है, ऊपर से कोई नोट जोड़ेगा, क्या अगर क्रेडिट होता है तो क्या होगा, ऑब्वियसली वो अपने से जोड़ देगा, अपने से जोड़ देगा, तब ये वाला पॉइंट लिखना है, ये पॉइंट है। या फिर बोलेंगे कंपनी को पता पेमेंट करना था 60 दिन तक करना क्या पता नहीं पड़ा, एग्जैक्टली नहीं किया तो एक शेयर होल्डर है कमल या कुछ भी है, उसका 500 शेयर है, उसके पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करके उसका रिफंड नहीं बताएंगे, वो लोग हमसे ज्यादा होशियार है। एक्चुअली क्या है ना, जब तुमको पूरा थॉरो पता चलेगा तभी तुम डिफरेंट क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। तुमको कर लेगा नहीं, ऊपर ऊपर पढ़ लिया और ऊपर ऊपर क्वेश्चन 2-4 सॉल्व कर लिया और तुम एग्जाम में जाओगे ना तो तुमको खाली फील होगा और तुम बार बार बोलोगे सर पढ़ के तो जा रहे हैं पर क्वेश्चन समझ नहीं पा रहे हैं। इसके पीछे का रीजन है तुम पढ़ के तो जा रहे हो सर, बट क्या है ना वो मूवी पूरा नहीं देखे हो तो समझ में आएगा। बीच से मूवी देखने से क्या समझ में आता है, हाँ कुछ भी नहीं। इसको पूछोगे पहले क्या था, उसको क्यों मारा उसको, ठीक है क्यों मारा, अच्छा ठीक है वो छोड़ के क्यों भाग गया, है ना। तो ये जो मूवी बीच से देखने से जो हालत होगा, पढ़ाई भी बीच से करने से या ऊपर ऊपर करने से एग्जाम में वही हालत होगा जो बीच का मूवी देख के जाने से जो हालत होता है। इसलिए ना मैं कभी भी मूवी हो या कुछ भी, मेरे को भी मूवी देखना है एकदम स्टार्टिंग में वो जो इंट्रो आता है ना प्रोड्यूसिंग कंपनीज का, मैं वो भी देखता हूँ। कोई क्या करता है स्किप करके, ठीक है, जैसे कोई बोलते हैं गाना स्किप कर दे, अरे भाई गाना क्यों स्किप करें, हो सकता है उस गाने के अंदर स्टोरी का कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट छुपा हो, तो गाना क्यों स्किप करना है। और गाना तो मूवी का पार्ट है, देखते हैं जो भी गाना है, अच्छा लगे बुरा लगे मैं सुनता हूँ, चलने दो यार क्या दिक्कत है। नहीं नहीं गाना स्किप करो ना यार 15 मिनट फालतू में। और इंडियन मूवी में तो गाना नॉर्मली होता है, ठीक है, आजकल थोड़ा कम हुआ है बट पहले तो बहुत ज्यादा होता था, कम से कम 5 गाना बीच बीच में। हाँ थोड़ा बहुत प्यार का बात हो गया फिर नाचना चालू कर दिया जो भी चलो। Prohibitions on public advertisement. अच्छा, no company shall release any public advertisement or utilize any media marketing or distribution channels or agents in form of public or large about issues under section 42. मैंने प्राइवेट प्लेसमेंट के केस में कोई मीडिया के थ्रू से प्रचार नहीं कर सकते कि भाई आ जाओ मैं कंपनी का शेयर बेच रहा हूँ। प्राइवेट प्लेसमेंट में अलाउड नहीं है, पब्लिक प्लेसमेंट में अलाउड है। मीडिया के थ्रू से कुछ न्यूज़पेपर्स के थ्रू से कर सकते हो, ऐसा नहीं कि यूट्यूब मार्केटिंग करते रहो, वो सब नहीं, ठीक है, कुछ प्रॉपर सिस्टम है उसके थ्रू से। फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट
section 42 subsection 8 read with rule 14 subsection 6 of the company's prospectus and allotment of securities rule 2014 provide a return of allotment in past 3 along with the fee. बोलता है कि companies shall be filed the register within 15 days from the date of allotment of under section 42. मैंने allotment वगैरह करने के बाद जो भी अलॉटमेंट किया उसका फाइलिंग करना चाहिए कि मैंने इसको दिया, इसको दिया, फाइलिंग में बता दो कि मेरा शेयर इस तरह को लोगों को चला गया। उसको कब तक करना चाहिए? विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। मैंने आपका अलॉटमेंट हो गया ना, जिसको शेयर देना था, जैसे कि 200 लोगों को देना था, उसके 15 दिन के अंदर आपको कर देना चाहिए। उसमें क्या बताना चाहिए? एलओटी का नाम बता दो, किसको दिया, उसका फुल नाम, एड्रेस, परमानेंट अकाउंट नंबर मैंने पैन, ईमेल आईडी, सिक्योरिटी को बने सच सिक्योरिटी होल्डर, क्लास ऑफ सिक्योरिटी है, क्लास ऑफ सिक्योरिटी मैंने प्रेफरेंस शेयर की इक्विटी शेयर, क्लास हो गया ना। शेयर में भी 2 क्लास होता है, प्रेफरेंस, इक्विटी, ठीक है। द डेट एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी, द नंबर ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड, नॉमिनल वैल्यू, अमाउंट पेड ऑन सच सिक्योरिटीज, पर्टिकुलर्स और कंसीडरेशन रिसीव्ड इन द सिक्योरिटीज वर इशूड फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। अगर कैश छोड़ के किसी और थ्रू से तुम्हारा शेयर का लेन देन हुआ है उसे भी मेंशन कर दो। डिफॉल्ट इन फाइलिंग विद द रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, सबसेक्शन 9 में बोला है for default in filing of return of allotment the company, its promoters and directors shall be liable to penalty for each default of 1000 rupees for each day। जितना दिन का गलती से नहीं सुधारोगे हर दिन का 1000 टका, during which it such default continue but maximum 25 लाख। एग्जाम्पल के रूप में आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, an allotment of security under private placement that is section 42 was completed on 9th November 2022। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट इन फॉर्म पास फाइल्ड इन 20 नवंबर 2022। देयर बेसिकली 9 नवंबर और इधर 28 नवंबर, 15 दिन क्रॉस हो गया ना, ठीक है। कब तो फिर पेनल्टी कितना लग जाएगा? 4000 पेनल्टी क्यों लगाया? पर दिन का 4 दिन का गलती हुआ है तो 5 दिन का 1000। मैंने 9 तारीख से 15 दिन कितना होता है? 24 तारीख, और आपने कब किया? 28 तारीख, ठीक है, समझ गए ना। तो एग्जाम में आपको क्या पूछेगा कि पेनल्टी कितना होगा, तब ये तो एग्जाम्पल में दिया है, तो तुमको वो डेट तुमको पता होना चाहिए कि पर दिन का पेनल्टी कितना है, तभी जाके तुम इसका आंसर कर पाओगे। पॉइंट टू बी नोटेड सर, ठीक है। तुमको ये 4000 होगा कि 2000 होगा कि 3000 होगा वो तो बोल के नहीं रखेगा, तो तुमको पता होना चाहिए कि पर दिन का 1000 होता है, तभी जाके ये 4000 का पेनल्टी का आंसर कर पाओगे। आंसर तो 3 लाइन का होगा लेकिन टू दी पॉइंट होना चाहिए, करना पड़ेगा। मेरे को क्यों पूछ रहे? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को पूछो, इतना लॉ क्यों बनाया? फिर सीए इंस्टीट्यूट, सीएम इंस्टीट्यूट, सीएस इंस्टीट्यूट को पूछो क्यों पढ़ाया जा रहा है। सब जगह नहीं कर सकता। पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रवेनिंग द प्राइवेट प्लेसमेंट, लास्ट पेनल्टी सुन लो। प्राइवेट प्लेसमेंट में सेक्शन 42 में जहां गलती करेगा, ठीक है, प्रोमोटर एंड डायरेक्टर को फाइन करेगा, अमाउंट रेज थ्रू द प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है। ठीक है, जितना पैसा उठाए हो पूरा पेनल्टी हो सकता है, फाइन 2 करोड़ रुपीस भी हो सकता है, जो दोनों में से लोअर होगा। और अगर कंपनी की तरफ से गड़बड़ हुआ है तो पेनल्टी नहीं, रिफंड होगा कंपनी का, ऑल मनीज अलोंग विद इंटरेस्ट एज स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 6 टू सब्सक्राइबर विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज ऑफ द अदर। इंटरेस्ट के साथ, जैसे कि 12% इंटरेस्ट वहां पर बोला था, वैसा ही कुछ इंटरेस्ट वहां पर बोलेगा, उस इंटरेस्ट के साथ रिफंड करना है अगर तुमने प्राइवेट प्लेसमेंट का रूल्स रेगुलेशंस फॉलो किया है, ठीक है। तो ये था प्राइवेट प्लेसमेंट। तो मैंने आप लोगों को इस चैप्टर से जो जितना तरीका है सब तरीका बता दिया, बीच बीच में 2-4 रूल्स रेगुलेशंस है, एक बार गो थ्रू करना। आप पिछला 2 क्लास इस चैप्टर का मेरे से क्लास लेके थोड़ा सा देख लेना और इस चैप्टर को रेडी कर लेना सर, ठीक है। समझ में आया? अगर एक बार गो थ्रू कर लोगे, अगर कुछ डाउट रहेगा, और एक काम और करना सर, चैप्टर के एंड पे जो क्वेश्चन आंसर रहता है ना, एमसीक्यू एज वेल एज प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसे भी मेरे से नोट्स लेके क्लास में घर पे प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और कंपनीज एक्ट में एक टेस्ट देना है, बेसिक कंपनी इनकॉर्पोरेशंस एंड प्रॉस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी, 3 चैप्टर का। कोई तो प्रिलिमिनरी और इनकॉर्पोरेशंस, एलएलपी इसमें नहीं लेंगे, एलएलपी का अलग नहीं, एलएलपी अच्छा ठीक है, एलएलपी लेंगे, उसको बाद में लेंगे, फिलहाल ये तीनों करो, ठीक है।
तो फिर प्रॉस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट सिक्योरिटीज को तू मेरे से पिछला 2 क्लास ले लेना और एक बार पूरा गो थ्रू कर लेना, टाइप पूरा समझ में आ जाएगा सर। 2-4 पॉइंट में बीच बीच में पढ़ाया नहीं सेक्शंस को, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको पढ़ोगे नहीं, बिल्कुल पढ़ के आना, जहां डाउट होगा पूछना, सर ये टॉपिक मेरे को बता। लेकिन आपको पता चल गया कि प्रोस्पेक्टस क्या है और इसमें क्या होता है, ठीक है, और क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस भी करोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट वीक मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट करूंगा, अगर आप लोग थोड़ा मेहनत करोगे तो मैं नेक्स्ट वीक न्यू चैप्टर स्टार्ट करूंगा। शेयर कैपिटल, हाँ शेयर कैपिटल डिवेंचर्स के ऊपर लॉ स्टार्ट पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है सर, फिर आज इतना ही है। टेस्ट Good दे night, देना सर आप लोग, हाँ टेस्ट का डेट मेरे से पूछ लेना, मैं नेक्स्ट वीक ही रखा हूँ बहुत लोगों का टेस्ट। सर क्या बेटा है, ठीक है आप ठीक है बता सर, देना, मैसेज कर ठीक है देना। ठीक है सर, मैसेज कर दूंगा। लास्ट टाइम तेरे को पता ही नहीं चला, टेस्ट होके चला गया, मैम का वो जो था। हाँ तो तेरा तेरा मैसेज में चेक कर, टेस्ट देख मैम दे के रखा था। अरे नहीं, वो जिस दिन टेस्ट होना था ना, मैम एक पहले भी की थी एक बारी मैसेज, तो उस दिन मैम ने मैसेज ही नहीं किया, मेरे को लगा टेस्ट ही नहीं है, मैं घर बैठा रह गया। ठीक है सर, थोड़ा क्लास में आने से ना थोड़ा कम्युनिकेशन इजी हो जाता है, समझ रहे थे। ये हाँ तो सर, बीच बीच में तो जो आपका बंद कर देता है, कॉलेज थोड़ा का कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। वो मतलब क्या कॉलेज होता का है ना, कई बार क्लास में बोल देता हूँ, ठीक है, उसके बाद भूल भूल जाता हूँ कि जो लोग क्लास किया उनको बोल दिया, वो लोग आके दे के चला गया। ऑनलाइन में बोलना, टेस्ट के बारे में बोलना कभी ठीक कभी आ मिस हो जाऊंगा जाता है। सर। आप टेस्ट क्या लोगे, मतलब एमसीक्यू भी कराओगे या फिर खाली लिखना है? नहीं नहीं, मिक्स रहेगा, मैंने एमसीक्यू भी रहेगा, सब्जेक्ट भी, जैसे एग्जाम में रहता है वैसा ही रहेगा। ठीक है सर, आप बता देना। ठीक है चलो, गुड नाइट। ओके सर।